अस्सलाम वालेकुम जनाब। काइंडली मुझे फीडबैक दे दीजिएगा कि मेरी आवाज़, स्क्रीन और कैमरा तीनों चीज़ें क्लियर हैं? आपके पास राइट साइड पे क्वेश्चंस का ऑप्शन आ रहा होगा और अगर आपने मोबाइल से जॉइन किया हुआ है तो टॉप पे क्वेश्चन मार्क का आ रहा होगा। आप वहाँ पे लिख के बता दें कि ऑल थिंग्स क्लियर। ठीक है, मुझे आप लोगों के फीडबैक मिल गए। चीज़ें क्लियर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? जी बिल्कुल वालेकुम अस्सलाम, बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग आए, आपने सेशन जॉइन किया। हमारा आपको पता है लास्ट डे हम लोगों की एक ओवरऑल ओरिएंटेशन हो गई जिसमें हमने ओवरऑल बताया था कि नियर पीयर क्या है, किस तरह से चलता है। बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है लोगों को कि जी ऑनलाइन वेंचर्स जो कॉलेजेस की हैं वो किस तरह से चल रहे होते हैं और नियर पीयर का क्या पैटर्न है। तो मैंने बहुत थॉरोली आप लोगों को वो सारी चीज़ बताई थी। अगर वो सेशन किसी का मिस हुआ है तो मैं एंड पे आप लोगों से वो लिंक भी शेयर कर दूँगा जिसमें चीज़ें समझ आ रही होंगी। कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली नियर पीयर पे हर सब ओवरऑल ओरिएंटेशन के बाद हर सब्जेक्ट स्टार्ट होता है अपनी एक ज़ाती ओरिएंटेशन से और ओरिएंटेशन में टीचर मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर बात कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज हमारी ओरिएंटेशन के अंदर हम चीज़ों को 2 हिस्सों में डिवाइड कर चुके होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पोर्टल के ऊपर और क्लासेस की हैपनिंग के ऊपर कि क्या होगा, किस तरह से होगा, इन सारी चीज़ों को समझेंगे और देन हमारा जो नेक्स्ट हाफ एरिया होगा वो सब्जेक्ट के बारे में होगा। तो होता ये है कि एक ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर कन्फ्यूजन रहती है कि जी हमने जॉइन कैसे करना है, ये काम कैसे होगा, वो काम कैसे होगा। तो अब हम लोग जो है वो शुरू में डिस्कशन पहले टेक्नोलॉजी और इन सारी चीज़ों पे कर लेंगे और हैपनिंग किस तरह से होगी और उसके बाद फिर इस सब्जेक्ट के ऊपर बात कर लेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और किस तरह से सामने स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। अल्लाह का शुक्र है ये अल्लाह की तरफ से बड़ी अचीवमेंट रही है कि लास्ट 3 इयर्स में इस सब्जेक्ट में 5 मेरिट सर्टिफिकेट्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है इससे पहले ये सब्जेक्ट बीलॉ सीलॉ में स्प्रेड हुआ हुआ होता था तो कुछ बीलॉ में कुछ सीलॉ में मेरिट सर्टिफिकेट बट लास्ट 3 एंड 3.5 इयर्स के अंदर अल्लाह का शुक्र है 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मेरिट सर्टिफिकेट्स हैं। इंटरेस्टिंगली इनमें से 4 मेरिट सर्टिफिकेट एट नियर पीयर हैं और एक मेरिट सर्टिफिकेट मेरा एक फिजिकल कॉलेज के थ्रू है और फिजिकल कॉलेज की भी ऑनलाइन क्लास। तो इंटरेस्टिंगली ये मेरिट सर्टिफिकेट्स रिसेंटली ऑनलाइन स्टूडेंट्स के आ रहे हैं और उसके साथ ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट अल्लाह ने हमें दी। दैट वाज लास्ट सेशन। लास्ट सेशन में हमारे पास एक बड़ा यूनिक किस्म का एक रिजल्ट आया। ये जो लास्ट अटेम्प्ट थी, बल्कि इसको मुझे लास्ट सेशन के बजाय लास्ट अटेम्प्ट कह देना चाहिए। जो लास्ट अटेम्प्ट हुई है बीलॉ और सीलॉ की अलग-अलग, तो उसमें बीलॉ में नियर पीयर पे एक स्टूडेंट फिज़ा उनका मेरिट सर्टिफिकेट आया और इसी तरह से सीलॉ की भी जो लास्ट अटेम्प्ट हुई है पिछले सेशन में जो रिजल्ट आया है, उसमें मुज़म्मिल ताबानी वो भी नियर पीयर के स्टूडेंट है। तो पिछली दफा हमारा जो बीलॉ का कोर्स एट नियर पीयर था उस स्टूडेंट का भी मेरिट सर्टिफिकेट आया और जो सीलॉ का एट नियर पीयर था उसका भी मेरिट सर्टिफिकेट आया। तो ये एक बड़ी वन ऑफ इट्स काइंड वो अचीवमेंट थी, इसको हम कहते हैं ट्विन मेरिट सर्टिफिकेट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह। कि दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं जो जुड़ के अब एक सब्जेक्ट बनने जा रहे थे उन दोनों में मेरिट सर्टिफिकेट स्टूडेंट्स के आए हैं। इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। ओवरऑल हम स्ट्रक्चर्ड वे में क्लासेस प्रोवाइड कर रहे होते हैं और स्टूडेंट्स जब इतनी एफर्ट कर रहे होते हैं तो उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज टू द स्टूडेंट्स जिनकी सारी चीजें हुई। अब हम ओरिएंटेशन को आगे बढ़ाते हैं। आपके पास अगर आप साथ साथ फीडबैक देना चाहें तो एक क्वेश्चन टैब मौजूद है, आप वहां पे टाइप कर सकते हैं। मैं बीच बीच में भी उसे देख रहा हूँ और एंड पे मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन में तो डिटेल से उसके ऊपर बात करनी ही है। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैं आप लोगों का कोई एक आध जो है वो सर ओवरऑल ओरिएंटेशन के बाद आपने रोड मैप शेयर नहीं की। जी बिल्कुल, वो मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग सेशन ही जब हम लोग कुछ चीज़ों को डिस्कस कर रहे थे तो हम उसके अंदर कुछ और टूल्स भी फिर ऐड कर रहे थे कि हम उसको एक मैंने आपको उसको स्क्रीन पे दिखाया था, लेकिन दैट वाज़ वन पार्ट ऑफ इट। हम उसके अंदर छोटी-छोटी स्ट्रैटेजी बिगिनर स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए तो उसको एक किताबचे की शक्ल देने की कोशिश कर रहे थे, तो उसमें थोड़ा-सा हमें बस डिले आया होगा। सर मुज़म्मिल तबानी का एसबीआई से आया था। एसबीआई में चूँकि मैं टीचर हूँ तो एसबीआई ने मतलब उसको वो किया था, सेलिब्रेट किया था कि चूँकि फिज़िकली जवाद साहब भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, मेरे 2 मेरिट सर्टिफ़िकेट मेरे स्टूडेंट्स के आए थे, जवाद साहब का 1 आया था, तो हम लोगों ने ओवरऑल उसको सेलिब्रेट किया था और ऐसे में एसबीआई की फिज़िकल बिल्डिंग पे भी एक तरफ एसबीआई की अचीवमेंट है और एक तरफ नियर पीयर की अचीवमेंट थी, तो वो नियर पीयर की अचीवमेंट के तौर पे वो दोनों नज़र आ रहे थे। Sir, people are gossiping about this paper कि it is impossible to pass due to first
न्यू 5 चैप्टर्स। एक स्टूडेंट थोड़े से परेशान है कि पहले 5 जो चैप्टर्स हैं उनकी वजह से ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। एक मुश्किल पेपर जरूर रहा है, लेकिन ये इम्पॉसिबल पेपर नहीं है, और अल्लाह का शुक्र है कि विद दिस कोर्स तो लोग बड़े अच्छा अचीव कर रहे हैं। हमारे इस कोर्स में बड़े अच्छे पास रेट्स भी हैं, क्लासिकली भी, और उसके अलावा मेरिट सर्टिफिकेट्स वगैरह भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया है। तो इंशाल्लाह ताला आपको मजा आएगा। और आईकैप जो जब कोई चेंज अनाउंस करता है, जैसे आपको पता है डाटा के पेपर में चेंज अनाउंस की, इसी तरह से अगर कहीं पे भी लॉ में, कहीं किसी भी पेपर में कोई भी चेंज आती है, हम उसको फौरन रिएक्ट करते हैं और उनको कोर्सेज के अंदर अपने इनकॉर्पोरेट करते हैं। कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ओवरऑल हमारी जो यहाँ पे चीजें हैं, उसमें क्या हमारा पहला सवाल होगा कि हमारे ऑनलाइन क्लास पैकेज के अंदर शामिल क्या क्या है। फिर हमारा स्केड्यूल ऑफ लेक्चर्स, लाइव सेशन, टेस्ट वगैरह किस तरह से होगा। मैंने ओवरऑल ओरिएंटेशन में आपको आइडिया दिया था कि हम एक स्केड्यूल के मुताबिक चलते हैं हर क्लास के अंदर। देन हम टीचर से इंटरेक्ट कैसे करेंगे, एट नियर पीयर टीचर से इंटरेक्ट कैसे किया जा सकता है, मेरी इस कैप 4 की क्लास में इंटरेक्शन के क्या मोड्स अवेलेबल है, प्रॉब्लम्स हो तो किससे राब्ता करें, बुक्स कौन सी फॉलो की जाए, और फाइनली डिफरेंट इश्यूज, सिलेबस, टेक्निक्स, इस पेपर को पास करने की छोटे छोटे टिप्स एंड टेक्निक्स क्या है, उसमें साथ चलना है। बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चूंकि अब आज हम ओवरऑल बात कम कर रहे हैं, तो आप देखें मैं उधर उधर की बात कम करूंगा, और मेरा मेन फोकस होगा कि हम लोग क्लासेस को किस तरह से लेके चलें, और अल्टीमेटली हम लोगों का एक पैटर्न क्या होगा, हम किस तरतीब में पढ़ रहे होंगे, और हम किस तरह से टेस्ट वगैरह कर रहे होंगे, और सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान होगा। कोशिश करूंगा रफ्तार तेज हो, लेकिन चूंकि छोटी छोटी सी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो मैं एक अच्छा टाइम लेके कोशिश करूंगा कि आप लोगों को चीजें एक्सप्लेन की जाए। एक भाई ने पूछा है सर, बल्कि एक बहन ने पूछा है सर, एसबीआई बेस्ट है या नियर पीयर। दोनों का ना अपना अपना एक पैटर्न है। मुझे आज लेक्चर एंड पे मौका मिलता है तो मैं एक ब्लैंक स्क्रीन पे जाके आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बता सकता हूँ कि दोनों जगह के क्या प्लस माइनस हैं, और कौन सी तरह के स्टूडेंट्स एसबीआई की तरफ जाते हैं, कौन सी तरह के स्टूडेंट्स नियर पीयर, क्योंकि मैं ही एसबीआई में भी उसको हेड कर रहा हूँ, और मैं ही नियर पीयर पे कैफ की टीम को भी हेड कर रहा हूँ। तो ऐसे में ये तो अलग तरह के प्रोडक्ट्स हैं, तो अलग अलग तरह के यूजर्स के लिए हम डिटेल्स इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। ऑनलाइन क्लास पैकेज में क्या चीज शामिल होगी। सबसे पहले ये जो हमारा ऑनलाइन क्लासेस है, इसमें क्या चीजें शामिल होती हैं, मैंने ओवरऑल ओरिएंटेशन में भी बताया था, लेकिन मैं यहाँ दोबारा से कोशिश करूंगा इसको एक्सप्लेन करने की, कि हमारा लेक्चर 5 फंडामेंटल्स पे बना हुआ होता है। इसमें कस्टमाइज्ड वीडियो लेक्चर्स होते हैं, इसमें हमारे 24/7 टीचर्स के साथ एक्सेस होती है, वीकली टेस्टिंग होती है, वीकली लाइव सेशंस होते हैं, और माइंड मैप हैंडआउट्स होते हैं। तो 5 चीजें। सबसे पहले आपको मिलता है टू द पॉइंट एडिट हुआ हुआ फाइन ट्यून्ड वीडियो लेक्चर। इसमें क्या होता है, आपका टाइम बचता है। अगर मैं अपनी क्लास में फॉर एग्जांपल ऑफर को समझाने के लिए 1.25 घंटे का एक लेक्चर लेता हूँ, और उसमें मैं बहुत थोरो डिबेट कर रहा होता हूँ, टू वे कम्युनिकेशन भी हो रही होती है, हंसी मजाक भी हो रहा होता है, तो अब इस 1.25 घंटे की क्लास में से अगर मैं टू द पॉइंट काम की कंटेंट की बात करूँ तो 20 से 25 मिनट का होता है। तो होता ये है कि हम एट नियर पीयर रिकैप माइनस कर देते हैं, बाकी चीजें हटा देते हैं, और टू द पॉइंट लेक्चर में वो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके काम की है, जिससे आपका टाइम बचता है और आप बड़ी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमारे एक वीक का टारगेट स्टूडेंट्स कई दफा 2-2 3 दिन में भी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे कस्टमाइज्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, एडिटेड फाइन ट्यून वीडियो लेक्चर्स हैं, जिसका मतलब ये है कि आपकी नीड के हिसाब से टेलर हुए हुए लेक्चर्स, इसको बिट साइज लर्निंग हम कहते हैं। देन ये कंप्लीमेंट होता है, आप टीचर के साथ मुसलसल कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको बताऊंगा कम्युनिकेट करने का क्या तरीका। आप डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वॉइस नोट का सिस्टम मौजूद है, पीयर डिस्कशन है, आप ग्रुप में अपने बाकी कोलीग से भी डिस्कशन कर सकते हैं, टीचर के असिस्टेंट से भी डिस्कशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे टीचर वीडियो देके गायब नहीं हो गया, टीचर का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिस व्हाट्सएप ग्रुप में अंधाधुंध बहस, डिबेट और वो सारी चीजें चल रही होती हैं। वीकली टेस्टिंग, ये बड़ा मजेदार सिस्टम है। जैसे लॉ के लिए मैं तकरीबन 30 के करीब टेस्ट प्लान किए थे, लेकिन इसमें चूंकि ये वाला अटेम्प्ट में हमारे पास 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते कम होंगे, तो इसलिए मैं 22-23 के करीब टेस्ट तक पहुंच जाऊंगा। अदरवाइज लास्ट वीक में मैंने 6 और टेस्ट भी प्लान किए हुए थे। तो यहाँ हम सब समझे 25 से 30 के करीब टेस्ट भी कर पा रहे होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सब्जेक्ट है। फिर वीकली लाइव सेशन, क्लास आपके पास मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप सवाल पूछ रहे हैं, कभी टीचर जवाब दे रहे हैं, कभी टीम जवाब दे रही है, और आप ये चाह रहे हैं कि टीचर सामने हो, मैं 1-to-1 पूछूं, मैं सवाल पूछूं, टीचर जवाब दे। तो जिस तरह से इस वक्त मैं आपके सामने लाइव आया हुआ हूँ, हम गो टू मीटिंग या जूम वगैरह पे क्या करते हैं, टीचर्स के लाइव सेशंस रखते हैं। मैं वीकली एक लाइव सेशन रखता हूँ, पूरा वीक बच्चों ने जो पढ़ा वो मेरे पास आए,
और मुझे बताएं कि सर ये हमें प्रॉब्लम आ रहा है, पढ़ते हुए ये डिफिकल्टी है, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, इस चीज में ये मसला है, इसमें। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि मैं कहीं भाग गया, आपका फर्स्ट टाइम पोर्टल नहीं चल रहा और 2 दिन हो गए, तो आप आके शोर मचा सकते हैं कि सर देखें पोर्टल नहीं चल रहा, वहां पे ये मसला आ रहा है, सर आपका ये वीडियो थोड़ा सा पुरानी लग रही है, इस वीडियो में ये मसला नजर आ रहा है, ये वीडियो के बाद ये वीडियो में, जैसे पिछले दिनों एक बच्चे ने बताया लॉन्ग बैच की कि सर सीक्वेंस का मसला है, वो सॉफ्टवेयर में ग्लिच की वजह से 2 वीडियोस ऊपर नीचे हो गई थी, बच्चे ने लाइव सेशन में मुझे बता दिया। तो लाइव सेशन में आप टीचर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, साथ साथ अभी मैं जब ओवरऑल मैप दिखाऊंगा तो चीज समझ आएगी। और देन फाइनली मेरी किताब, मेरे हैंडआउट्स और वो सारी चीजें, मेरी किताब की सॉफ्ट कॉपी सारी की सारी गूगल ड्राइव के थ्रू आपके पास होती है। मुख्तलिफ तरह की स्लाइड्स, वर्किंग एग्जांपल्स, पास्ट पेपर्स, उनके सोल्यूशन, ये सब कुछ मौजूद होता है। तो एट नियर पीयर आपके पास 5 चीजें आ गई। पहले तो फाइन ट्यून एडिट हुए हुए लेक्चर्स, आपने जाके लेक्चर्स देखे। देन जो कंफ्यूजन आई, आप या व्हाट्सएप में चले गए या ईमेल पे चले गए, टीचर से आपने राब्ता किया, नहीं तो वीकली टीचर आपके सामने लाइव सेशन में मौजूद है, आपने वहां पे बता दिया। तैयारी के बाद आपने वीकली टेस्ट दिया और टीचर की दिए हुए हैंडआउट्स और सारी चीजों को इस्तेमाल किया। तो ये पांचों चीजों को जब मिला लें तो दैट इज हमारी ऑनलाइन फोकस क्लासेस, जो कि लर्निंग के ऊपर बात करती हैं। ये क्लास क्लासरूम मोड में भी है और स्टूडियो मोड में भी है। क्लासरूम मोड और स्टूडियो मोड का बड़ा थॉरोली मैंने डिफरेंस जो है वो ओवरऑल ओरिएंटेशन में कवर किया था। मैं सेशन एंड पे एक दफा उसका लिंक भी शेयर कर देता हूँ, ताकि जो मैं बीच बीच में कुछ बातें बता रहा हूँ और वो अपनी ओवरऑल ओरिएंटेशन मिस की है, तो आप उसको स्किप कर करके दरमियान दरमियान में से वो रेलेवेंट पोर्शन समझने की कोशिश करें। हमारा स्केड्यूल लेक्चर्स का, लाइव सेशन का, टेस्ट का क्या होगा? अब आगे मैं जिस स्लाइड की तरफ जा रहा हूँ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, जिससे हम अपने पूरा मैप डिफाइन कर रहे होते हैं पूरे सेशन का। इसी मैप को ज्यादा एलेबोरेट किया हुआ है। मैं उस ओवरऑल मैप में जो आप लोगों के साथ शेयर करना था, और फिर कल ड्यूरिंग सेशन कुछ और फीडबैक्स वगैरह भी आए और हमने उसको इनकॉर्पोरेट करके 2 से 3 दिनों में आपके पास वो फाइनल डॉक्यूमेंट भी पहुंच जाएगा, जिसकी एक रफ शेप मैंने आपको दिखाई थी, लेकिन अब हम उसमें छोटी छोटी सी और चीजें भी ऐड कर रहे हैं। तो दिस इज द फाइनल गेम प्लान। अगर आप गौर से देखें तो लेफ्ट साइड पे आपको वीक्स नजर आ रहे हैं, यानी कि 16 मार्च से लेके 22 अगस्त तक आईकेप के पेपर्स वाले वीक तक के लेफ्ट पे सारे वीक्स आ रहे हैं। अगर आप देखें तो ये मंडे से स्टार्ट हो रहे हैं और सैटरडे तक जा रहे हैं। उसके बाद कंटेंट्स टू बी कवर्ड का एक खाना है, जिसमें लिखा हुआ है कि आपने इस वीक में एग्जैक्टली जो लेफ्ट पे वीक आ रहा है उसमें आपने क्या करना है। उसके बाद आपके पास आ रहा है कि मंडे वाले दिन, हर मंडे 6 से लेके 7 बजे तक आपकी सपोर्ट एक्टिविटी 2 तरह की है, लाइव सेशंस और टेस्टिंग। तो ये वाला खाना जो है वो लाइव सेशंस को बता रहा है और ये वाला खाना टेस्टिंग को बता रहा है। तो टेक्निकली लेफ्ट टू राइट इस तरह से है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं, 16 मार्च से 21 मार्च वाला वीक, यानी कि ये वाला वीक जिस वीक में ईद भी है, यानी कि अगर हमारे पास एक आध दिन है और उसके बाद ईद की गेमा गेमी शुरू हो जाएगी, व्हाट यू हैव टू डू इज मॉड्यूल 1 स्टार्टर पैक। स्टार्टर पैक हम अपनी ओरिएंटेशन को कहते हैं, जिसमें मैं और आप इस वक्त लाइव हैं। जो स्टूडेंट्स थोड़ा सा देर से ज्वाइन करते हैं उनको बाद में ये रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही होती है, और अभी आप लाइव हैं तो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हमारे मॉड्यूल 1 में नजर आ रही होगी। तो नियर पीयर का जब आप कोर्स ओपन करते हैं तो आपको मॉड्यूल 1 के अंदर जो है वो स्टार्टर पैक के नाम से ये नजर आता है। ये हमारा फर्स्ट वीक का टारगेट है, इसलिए टारगेट है कि अभी आपने सिर्फ बेस बनानी है और उसके बाद आपने ईद पे चले जाना है। इस वक्त मकसद ये नहीं कि हम आज पढ़ना शुरू कर दें और ईद से पहले पहले 2 चैप्टर खत्म कर लें। अगर ईद में 3-4 दिन है तो इसमें कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, हम नेक्स्ट वीक से ऑफिशियली पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज 23 मार्च वाला वीक, 23 से 28 मार्च वाला वीक। अगर आप देखें तो यहाँ मैंने आपको लिखा हुआ है मॉड्यूल 13 ऑफर एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन चैप्टर नंबर 2। जब आप देखेंगे नियर पीयर का स्ट्रक्चर तो वहां मॉड्यूल 1 से लेके चलते चलते एंड तक काफी सारे मॉड्यूल्स आ रहे होते हैं। मॉड्यूल्स हम सिलेबस के यूनिट्स को कहते हैं। आप उसे ओपन करेंगे, जब उसे ओपन करेंगे तो उसमें 3 फोल्डर्स आपको नजर आएंगे। एक फोल्डर में लेक्चर्स होंगे, एक फोल्डर में आपकी कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होंगे, छोटे छोटे सवाल आपके जो जहन में आते हैं, और तीसरा उसमें क्विक रिवीजन होगी पूरे चैप्टर की। तो मॉड्यूल 13 इस वीक का टारगेट है और इस वीक के आगे वो है। लाइव सेशन में खामोशी है, क्योंकि फर्स्ट वीक होगा तो लाइव सेशन हमने मंडे को रखा है, तो फर्स्ट वीक के स्टार्टिंग मंडे पे एकदम से आपको कोई नई चीज की जरूरत नहीं है, ओरिएंटेशन आपने ली भी होगी।
फर्स्ट वीक गुजरने के बाद हर वीक अगर आप देखें तो आपको लाइव सेशन नजर आ रहा है। मैं हर मंडे को शाम 6 बजे इसी कमरे में लाइव होके आप लोगों के जो पूरे वीक के प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, सवाल हैं, टॉपिक पढ़ते हुए परेशानी हो रही है, कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, ज्यादा एग्जांपल चाह रही हैं, मॉड में नहीं समझ आ रहा, चीजें कंफ्यूज कर रही हैं, आप उसकी तरफ आ सकते हैं। देन राइट साइड पे आपको टेस्टिंग नजर आ रही है। फॉर एग्जांपल जब हम अपना फर्स्ट वीक, ये फर्स्ट वीक की जब आप क्लासेस पढ़ते हैं तो चलते अगर आप देखिए तो राइट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है कि टेस्ट नंबर 1 चैप्टर नंबर 2। टेस्ट हमेशा वीकेंड्स पे होंगे। सैटरडे संडे मेरे एक टीम मेंबर ऐड हो जाएंगे, मैं भी थोड़ी देर बाद उनका नंबर भी शेयर करूंगा, आप लोगों के साथ ग्रुप में ऐड हुए होंगे। वो ओवर वीकेंड आपको याद कराएंगे कि बच्चों सैटरडे आ गया, इस वीक का ये टेस्ट है, ये मैंने अवेलेबल कर दिया, अब आप लोग अपने अपने आंसर करके और मुझे सबमिट करवाएं, और वो आपको वीकली बेसिस पे अगले वीक के टेस्ट आने से पहले उसकी चेकिंग करके आपके हवाले कर देंगे। यानी कि हम हर वीक जो पढ़ रहे होंगे हम उसके साथ साथ राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। नॉर्मली ऑनलाइन बेंचेस में बच्चे कहते हैं सर मुझे पोर्टल चाहिए। पोर्टल का मतलब होता है टीचर क्लास पढ़ा रहा है, बच्चे ने वीडियो देखी और खत्म कहानी। एट नियर पियर ये वाला मजाक इस तरह से नहीं है। आपने क्लासेस लेनी है अपने टाइम पे, और उसके बाद आपने जो सवाल हैं वो लाइव सेशन में या व्हाट्सएप वगैरह में आपने पूछने हैं, या मेरे से ईमेल पे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और देन अपने टेस्ट के लिए रेडी हो जाना है, ताकि आप जब वो वीक खत्म करें तो आपको पता हो कि हाँ भाई मेरी ये विद रिटन प्रैक्टिस हो गई है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट्स टीचर से दूर हो जाते हैं, कॉलेज से दूर हो जाते हैं, तो उनकी रिटन प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। तो ये वाला गैप हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और ये आपका प्लानर भी है, यानी कि आपके 6 महीनों का ये प्लानर है कि आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन कौन से पढ़ाई वाले वीक है। अगर आप देखें तो ये 25 मई से 30 मई मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, ये बेसिकली ईद हॉलीडेज है। 25 से 30 मई इसमें हमारी ईद उल अजहा आ जाएगी। इसके एंड सेंटर में ईद उल अजहा है, तो ये वीक जो है वो ऑफ वीक है, इसमें सुनो पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन मैंने उसकी इमीडिएट बाद एक मिड टर्म एग्जाम रखा है। मिड टर्म एग्जाम उसमें क्या होगा कि हम लोगों ने जो है वो जितना भी सारा का सारा बीलो पढ़ चुके हुए होंगे, हम उसका एक कंप्रीहेंसिव सा यहाँ पे मिड टर्म कर लेंगे, जो कि तकरीबन आईकेप पैटर्न की प्रैक्टिस होगी, लंबा एग्जाम होगा और आपको थोड़ा सा यूज टू होना होगा, और आप उस हिसाब से इसको कवर कर लेंगे। मैंने सिलेबस को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ईद से पीछे पीछे हम बी लॉ के पोर्शन को कवर कर लेंगे, और ईद से आगे हम सी लॉ के पोर्शन को कवर करेंगे। उसके अलावा ये जो 22 जून से 27 जून वाला वीक है, इसको आपने जहन में रखना है। ये वीक में हमारे पास 9-10 मुहर्रम और उसकी वजह से इंटरनेट और बाकी सारे मसले, और ऑब्वियसली जो रिलीजियसली 9-10 मुहर्रम को नहीं पढ़ना चाह रहे उनके लिए भी कन्वीनियंस है, और जो इंटरनेट के इश्यूज की वजह से नहीं पढ़ पा रहे उनके लिए भी। तो मैंने अपने सिलेबस का एक बड़ा लाइट टारगेट है, चैप्टर 5 और 8 है, को बहुत ज्यादा लंबे चौड़े चैप्टर नहीं है, मुनासिब मुनासिब साइज के चैप्टर हैं। कंपनी लॉ मैंने वो यहाँ पे इस वीक में प्लान किया है। तो ये एक ओवरऑल मैप है जिसमें वीक बाय वीक टारगेट है। फॉर एग्जांपल थर्ड वीक का टारगेट है कि आपने 14th मॉड्यूल चैप्टर 3 और फिर एक चैप्टर 8, फिर इसी तरह से ये 3 छोटे छोटे से एक एक सफे टाइप के चैप्टर हैं, ये इस वीक में रखे हुए हैं। हर वीक का अपना एक टारगेट है। नियर पीरियड में वैल्यू ड्राइव होती है जब आप एक सिस्टमेटिक पैटर्न से चलते हैं। होता ये है कि बच्चे जब सारा कोर्स एक जगह देखते हैं वो कहते हैं ओ हो बस ठीक है, वो अपने तरीके से चलना शुरू कर देते हैं, टीचर की वीडियो प्ले करते गए और वन फाइन गुड डे उन्होंने कहा लो जी मेरा सिलेबस खत्म हो गया। ऐसा नहीं है, हमने एक सिस्टमेटिक चलना है, और ये वो स्केड्यूल है जो टीचर ने आपसे इसलिए शेयर किया होता है कि अगर आप इस पेस पे चलेंगे तो किसी भी वीक में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मजेदारी की बात मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक वीक है उसमें चैप्टर 2 आ रहा है, आप जब वहां गए और आपने उसकी वीडियो देखी तो पता ही लगा कि आपने 1-1.5 दिन में उसकी वीडियो देख ली, उसके पास पेपर्स वगैरह को देखा, थोड़ी सी राइटिंग प्रैक्टिस की, तो इंटरेस्टिंगली आप 2 या 3 दिन में फ्री हो गए। ओके, वीक का टारगेट पूरा हो गया। भाई मैंने आपको वीक का टारगेट दिया, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आपने हर दिन पढ़ना है, मैंने ये भी नहीं कहा कि 5-5 घंटे पढ़ना है। आप इस टारगेट को एक दिन में 6 घंटे पढ़ के पूरा कर लें, आप 6 दिनों में 1-1 घंटा पढ़ के पूरा कर लें, आप 3 दिनों में 2-2 घंटे पढ़ के पूरा कर लें, ये आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। बट व्हाट आई वांट फ्रॉम यू के ओवर वीकेंड आपने मेरे साथ आ मिलना है, यानी ये स्केड्यूल है। देखिए ये स्केड्यूल का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप बस इसी तरीके से चल सकते हैं। आप जिस मर्जी तरतीब से चलना चाहें, पोर्टल में सारा कुछ मौजूद है आपके पास, लेकिन इस तरतीब से चलना ऑलवेज बेनिफिशियल होगा, और ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से आप जो है वो साथ चल सकेंगे। मैंने हर वीक पे उतना मुनासिब लोड रखा है जितना आप 2-3 सब्जेक्ट्स के साथ पर वीक लॉ का वजन उठा सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल स्केड्यूल है जिसके अंदर ये देखें, ये वाले खाने में आपको लाइव सेशंस ग्रीन कलर से लाइव सेशन नजर आ रहे हैं। ईद वाले वीक और मिड टर्म वाले वीक में लाइव सेशन नहीं है, उसके अलावा आपको थ्रू आउट हर वीक हर मंडे को एक लाइव सेशन मिलता है।
जिस लाइव सेशन में आप पिछले वीक के जो प्रॉब्लम्स हैं, इवन पिछले जो वीकेंड पे टेस्ट हुआ उसमें अगर वो कंफ्यूजन है तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये होगी कि जो टेस्ट हैं उनकी डिस्कशन वीडियोस भी आप लोगों को अवेलेबल हो जाएं एक-एक हफ्ते के फासले से, ताकि आप उसको भी देख सकें कि आपने कहाँ टिपिकली किस-किस जगह पे क्या-क्या प्रॉब्लम की। तो ये एक ओवरऑल मैप है आपके सामने। तो अगर आप देखें तो हम तकरीबन 8 टेस्ट तक जाएंगे, फिर हमारा टेस्ट 9 होगा ऑल बी लॉ, ये गलती से यहाँ सी लॉ लिखा हुआ है। उसके बाद हम आगे चलते आगे जाएंगे, फिर हमारे पास फुल लेंथ मॉक से पहले जो वीक होगा उसमें हम सी लॉ का कंप्लीट क्रैश कोर्स करके और उसके 5 टेस्ट इकट्ठे देंगे। मैं टेस्ट नंबर 22 के आगे भी मेरे पास 6 टेस्ट होते थे, लेकिन इस दफा आपको पता है कि हमारा सेशन थोड़ा छोटा है। 2 हफ्ते पीछे हमारे पेपर्स होंगे, नॉर्मली जिस टाइम पे होते थे उससे 2 हफ्ते पहले होंगे। और इंटरेस्टिंगली इसमें चूंकि ईद भी है तो उस वजह से, और स्टार्ट में भी ईद है, तो अगर आप देखें तो हमारे 2 वीक्स ईद से अफेक्ट हो रहे हैं और 2 वीक्स आईकेप ने पीछे किया है। तो इस वक्त हमें थोड़ा सा कम मार्जिन मिला, लेकिन स्टिल फुल लेंथ मॉक से पीछे विद रिवीजन हम चीजें कवर कर चुके होंगे। जिस दिन आईकेप में एग्जाम होना है उससे ठीक 2 हफ्ते पहले यहाँ पे हम लोग आपका एक ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट करेंगे और उसकी भी उसी तरह से चेकिंग होगी। तो बाय द एंड ऑफ सेशन आप तकरीबन कोई 24-25 टेस्ट देके बैठे होंगे, जिसमें कुछ 3-3 घंटे के एग्जाम होंगे, कुछ छोटे एग्जाम्स होंगे और आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो चुकी होगी। कुछ नहीं करना, आपने बस इस फ्लो में अपने आप को बहने देना है। उसके बाद फिर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने स्केड्यूल, ये सिस्टम इस तरह से बनाया है कि जो थोड़ी सी भी पढ़ने की नियत रखता है वो इंशाल्लाह ताला इस पैटर्न में आएगा और वो चीजों को कंप्लीट करता चला जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेशन। मैं इस सेशन की स्लाइड आपसे अलग से दोबारा से भी शेयर करूंगा और एंड पे फिर सवाल जवाब लेते हुए मैं कुछ और चीजों को कवर कर लूंगा। सर, अगर किसी ने ऑलरेडी बी लॉ का पोर्शन पास कर लिया है और उसने सी लॉ लेना है तो क्या उनके टेस्ट जो है वो बाद में स्टार्ट होंगे? उन लोगों को क्या क्या करना है? जी, असल में लास्ट सेशन ये हमारी assumption ये थी कि कुछ लोग जिनका सी लॉ रहता है तो सी लॉ ओनली वाले लोग आएंगे और कंप्लीट वाले उसमें नहीं आएंगे। लेकिन मैं अपनी टीम से डिस्कस करता हूँ और उसमें वो स्टूडेंट, थोड़े से स्टूडेंट जिनको जो अभी से ही सी लॉ देना चाह रहे हैं, हम सी लॉ ओनली का एक अलग बैच भी निकाल सकते हैं। इस वक्त हमारी assumption ये है कि जो अकेले थे, लास्ट हमारे सेशन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने खाली सी लॉ देना था। तो इस वक्त मेरी assumption ये है कि आई एम टॉकिंग विद वो लोग जो कि बी लॉ सी लॉ दोनों का कंबाइंड पेपर जिन्होंने देना है। लेकिन फॉर सेपरेट हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, बल्कि इसको मैं अपने पास नोट भी कर लेता हूँ ताकि जो है वो मैं अपनी टीम से इस चीज को डिस्कस कर लूँ कि हम सी लॉ ओनली के लिए इस दफा भी एक सेपरेट बैच देने की कोशिश करें। इसके ऊपर मैं टीम से डिस्कस करके ये मैं आपको करता हूँ और इंशाल्लाह ताला आप 1-2 दिन में उसका मेरे से ईमेल पे भी स्टेटस पता कर सकते हैं। बाकी मैं एंड पे आपके सवाल जवाब वगैरह भी ले रहूंगा और उन सबको भी साथ साथ आंसर कर रहूंगा। सर, एसबीआई से पोर्टल बाय करना चाहिए या नियर पीयर से? एक और सवाल फिर से आया। मैंने अभी शुरू में भी कहा था कि मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करता हूँ कि दोनों में क्या फर्क है। जहां क्वेश्चन आंसर सेशन आएंगे तो वहां मैं दोनों के डिफरेंसेस क्लियर करके आपको बता दूंगा कि आपके लिए कहाँ कौन सी कन्वीनियंट ऑप्शन है। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। टीचर से कैसे इंटरेक्ट करें? ऑनलाइन ऑनलाइन क्लास में अक्सर बच्चे एक दूसरे से सोशल मीडिया पे कह रहे होते हैं, यार मुझे वो पोर्टल चाहिए, मुझे उस टीचर का पोर्टल चाहिए। तो मैं हैरान होता हूँ कि यार पोर्टल क्यों कह रहे हैं, ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि इस टीचर की ऑनलाइन क्लास। तो बाद में समझ आता है कि बच्चे का मुराद है पोर्टल से बस टीचर्स की वीडियोस देख लूंगा। ऐसा नहीं है। मतलब ये तो कहीं ना कहीं से सर्च करके इधर उधर से टकरे मार के आपको मिल जाएगा। एक एक ऑनलाइन क्लास का मतलब ये होना चाहिए कि ना सिर्फ टीचर की आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, बल्कि जरूरत पड़ने पे आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकें, आप उससे सवाल पूछ सकें। मुझे 1-2 स्टूडेंट्स ने कहा सर हम एक टीचर के पास फलाना शहर में पढ़ रहे हैं और बस पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये नहीं समझ आ रहा है कि सवालों के जवाब कहाँ से लें, हमें कहीं कंफ्यूजन होती है। तो मैंने कहा भाई आप जिस कॉलेज से पढ़ रहे हैं आप उनसे पूछें। उन्होंने कहा सर वो तो वहाँ ग्रुप में बस टीम होती है, कोई जवाब देता है कभी जवाब नहीं देता। तो नहीं भाई, ऑनलाइन क्लास में आपने तब तक मानना ही नहीं है जब तक आपको ये सारे के सारे फीचर्स ना मिले। तो यहाँ पे आपको टीचर से इंटरेक्ट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे जैसा टीचर है तो उसके लिए क्या है, आपके पास 3 मोड्स हैं इंटरेक्ट करने के। एक तो वीकली लाइव सेशन, देखिए मैं गायब नहीं हो सकता, अचानक से कैमरा ओपन किया हुआ मैं बैठा हुआ और आपने बोल के कह दिया सर जी आप तो बहुत अजीब आदमी है, आप तो जवाब ही नहीं दे रहे, मैं तो आपको ढूंढ रहा हूँ, आप तो जो है वो कहीं रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे। ऐसा नहीं हो सकता, मैं भाग नहीं सकता। मैं सेशन में, अगर आप वो ग्रीन देखें लाइंस कितनी थी, मैं इतनी दफा लाइव सेशन में आपके पास आऊंगा
सम टाइम लाइव सेशन में मैं बैठ के इंतजार करके चला जाऊंगा और एक भी बच्चा नहीं आएगा और मैं बाद में रोती हुई वीडियो दूंगा कि जालिमो तुम लोग नहीं आए, लेकिन मैं 6 बजे शाम अवेलेबल था और आप लोगों ने लाइव सेशन अटेंड नहीं किया। तो वीकली मैं लाइव सेशन में तो हमेशा आपके पास हूँ, आप कभी भी आके ग्रुप की फॉर्म में आके आवाज बोल के और मुझे कह सकते हैं सर ये मसला आ रहा है, आप क्यों नहीं हमारा रिजॉल्व कर रहे। देन आप इंडिविजुअली अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई सबके सामने आपका सवाल, आपकी क्यूरी, आपकी परेशानी ना है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं atifafdfca@gmail.com। नॉर्मली जिन दिनों काउंसलिंग की मेल ज्यादा आ रही होती है, खासतौर पर रिजल्ट के करीब और एडमिशंस के करीब, उन दिनों मेरा थोड़ा सा स्लो रिस्पॉन्स होता है। जैसे आज भी मैंने ओवरनाइट यहाँ बैठना है शहरी तक अपने कैंपस में और अपनी सारी मेल्स को जीरो करके जाना है इंशाल्लाह। कल ओवरऑल ओरिएंटेशन थी, उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की मेरे पास मेल आई, मतलब कल शाम में मेरे पास तकरीबन 70-80 से ऊपर मेल्स आई गाइडेंस के लिए। आज सुबह से भी आ रही हैं, तो आज मैंने डे एंड पे यहाँ से कॉलेज से निकलने से पहले पहले अपनी मेल्स को कवर कर देना है। तो मेरे तक पहुंचने का एक फास्टेस्ट वे मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, वीकली लाइव सेशन में आप आके ऑफिशियली भी मुझे पकड़ सकते हैं, और उसके अलावा जो क्लास का ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे आपके क्लासमेट्स भी हैं, मेरे टीएस भी हैं, ओवरऑल आईटी की टीम, एडमिनिस्ट्रेटिव टीम, सपोर्ट, आप वहां पे भी कर सकते हैं। और समटाइम वहां पे भी लोग मुझे टैग कर देते हैं या वहां मेरे टीम मेंबर्स होते हैं कि अगर मैं व्हाट्सएप में फौरन ना देख सकूं और आपके सवाल का जवाब नहीं मिला, तो वो भी मुझे ईमेल या मुख्तलिफ तरीके से बता रहे होते हैं, सर वहाँ एक बच्चे का सवाल है, मैं उन्हें जवाब दे देता हूँ, वो मेरी तरफ से वहां पे पेश कर देते हैं। तो टीचर को पकड़ने के 3 तरीके हैं, सबसे फास्टेस्ट और पर्सनल तरीका है ईमेल, वीकली लाइव सेशन में अगर आना चाहें तो आप उसमें भी आ सकते हैं, और तीसरा तरीका है कि व्हाट्सएप में तो आपके सवाल जवाब होते हैं, तो वहां पे टीचर थोड़ा सा इनडायरेक्ट वे में आपको आंसर कर रहा होता है। तो ये 3 तरीके से आप मुझे मेरी F4 की क्लासेस के लिए पकड़ सकते हैं। प्रॉब्लम आए तो किससे कांटेक्ट करें, ये एक बड़ा चैलेंज है। होता ये है कि फिजिकल कॉलेज में आपका आप गए, आपको क्लास में इंटरव्यू नहीं दिया, उन्होंने कहा जी आपका कार्ड नहीं बना हुआ, आप लड़ते झगड़ते फ्रंट ऑफिस के पास जाते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई ये 7 कोऑर्डिनेशन वाले बैठे हैं, आप उधर जाए, वहां दरवाजा खोलते हैं और वहां से कार्ड ले लेते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में आप अगेन फिजिकल में जो कोऑर्डिनेशन है उनका अपना अलग काम है, फ्रंट ऑफिस का अलग काम है, टीचर्स का अलग काम है, टीचर्स की टीम का अलग काम है। तो आप टीचर की टीम के पास जाके नहीं कहते कि मेरा एडमिशन प्रोसेस कर दें, आप कोऑर्डिनेशन को कहते हैं मेरा एडमिशन प्रोसेस कर दें। तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रोल है। तो होता ये है कि नियर पीयर पे भी अगर आप एक गलत बंदे को कॉल करके उससे गलत बात कर रहे होंगे तो फिर आप उलझेंगे, वो आपको कोई और नंबर दे रहा होगा। तो मैं आपको शुरू में कुछ की नंबर्स शेयर कर दूं। आपको नियर पीयर में वीडियो की टेक्नोलॉजी वाली साइट पे कोई इशू आ रहा है, आपको कोई टेक्निकल एरर आ रहा है, कोई ग्लिच आ रहा है, आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है, आपका ऐप नहीं चल रही, आपका ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा, आप टेक्निकल जो नंबर है आप उन पर राब्ता करके आप उन्हें बता सकते हैं कि जी मुझे इस तरह से है। अगर आपको मेरे कंटेंट रिलेटेड कोई मसला है, मेरे लेक्चर्स की सीक्वेंस वगैरह से रिलेटेड कोई मसला है, कोई लेक्चर गाइड है, किसी का लेक्चर नंबर नहीं है, कोई लेक्चर मिसिंग लग रहा है, कुछ और इस तरह की चीजें, यानी कि वो कंटेंट जो मेरी टीम ने अपलोड किया होगा मेरे लेक्चर्स एडिट होने के बाद, आप उसके लिए मेरे टीम मेंबर उसामा रियाज साहब से राब्ता कर सकते हैं, ये भी ग्रुप में एडमिन के तौर पर ऐड होते हैं। आप इन्हें टैग करके आप कह सकते हैं कि सर का ये लेक्चर मुझे नहीं पता लग रहा कि ये कहाँ है, ये मुझे गाइड कर दें, ये लेक्चर डिलीट तो नहीं हो गया। तो कंटेंट रिलेटेड यहाँ, टेक्नोलॉजी रिलेटेड यहाँ। फिर जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट फॉर गाइडेंस है, आपको पढ़ते हुए समझ नहीं आया कि ऑफर की एक्सेप्शन में ये बात किया, आपने ग्रुप में सवाल लिख दिया, मेरे जो इमीडिएट टीम मेंबर हैं सैयद हमाद, वो वहां पे मौजूद होंगे, ये उनका नंबर है, आप इसको भी सेव कर लें, वो आपको थ्रू आउट टेक्निकल सपोर्ट देंगे, यानी कि मेरे तक मामला पहुंचने से पहले पहले ही वो आपको बता देंगे इसमें ये टेक्निकल चीज है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। यही हमारे टेस्ट सेशन को भी एडमिनिस्टर कर रहे होंगे। तो यूं समझें कि टेक रिलेटेड ये नंबर्स हो गए, वीडियो सीक्वेंस रिलेटेड ये नंबर हो गया, टेस्ट सेशन से रिलेटेड मसला हो गया। और कभी भी इन सब में कहीं किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने कोई शिकायत करनी है, एक तरीका ये है कि भाई आप मुझे ईमेल कर दें, आतिफ आब्दी FCA gmail.com। लेकिन फर्स्ट करें आप कहते हैं नहीं सर ईमेल पता नहीं क्या, मैं तो ईमेल से मुझे डर लगता है, पता नहीं क्या वो होता है, मुझे एक व्हाट्सएप नंबर चाहिए। तो हमारे साथ सर उसामा वहीद जो है वो ओवरऑल अपने व्हाट्सएप में काफी इन होते हैं और नियर पीयर के स्टूडेंट्स में काफी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे होते हैं। सर लॉ भी पढ़ा रहे हैं, सर डाटा भी पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे PRC में आप में से बहुत सारे लोग सर से वाकिफ होंगे, CA फाइनल भी पढ़ा रहे हैं। तो वो ओवरऑल जो है ना, उनको मुझे मेरा पता है कि मैं व्हाट्सएप फ्रेंडली बहुत ज्यादा नहीं हूँ, तो वो मेरे सारे ग्रुप्स में मौजूद होते हैं और वो मुझे सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर कहीं पे भी किसी भी बच्चे के साथ बुरा हो रहा है
तो वो बच्चा सर को शिकायत लगाता है, तो टेक्निकली समझे वो मुझे शिकायत लगती है, क्योंकि सर इस पोजीशन में है कि सर हर डिपार्टमेंट को राब्ता करके उनकी झाड़पट्टी करके उनसे कह सकते हैं यार ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये बच्चे के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में ये, लेकिन दिस इज लास्ट रिजॉर्ट। पता लग गया आपका लेक्चर थोड़ा सा अड़ा और आपने सर उसामा को कॉल कर दी, सर जी लेक्चर नहीं चल रहा, तो वो उदास होंगे। हर वो मसला जो आपका नहीं रिजॉल्व हो रहा और आपके पिछले सारे चैनल्स फारिग हो गए हैं, तब जाके आप लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर उनकी तरफ आ सकते हैं। उनकी तरफ आना एज इक्वल एज मेरी तरफ आ गए। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और अगर आपको ईमेल से उलझन है तो आप व्हाट्सएप पे यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो ये डिफरेंट नंबर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि टेक्निकल इश्यूज के लिए आपने कहाँ जाना है, कोर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए कहाँ पे जाना है, सब्जेक्ट रिलेटेड यानी जिस तरह से हम जिसको टीए कहते हैं, वो आपने सैयद हमाद के पास जाना है, वो आपको इसमें हेल्प करेंगे। और अगर ओवरऑल प्रॉब्लम है तो सर उसामा भी बीच में जंप इन करेंगे और वो उन सारे बच्चों के प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर रहे होते हैं। मैं ईमेल पे सबसे ज्यादा फास्ट हूँ, तो अगर आप ईमेल करेंगे तो प्राइवेसी के साथ बगैर बाकियों को पता लगे आपका सारा मसला हल भी हो रहा होगा। अब इसके बाद आगे चलते हैं। भाई ने कहा सर बीएलडी के साथ टेक्स्ट का कॉम्बिनेशन कैसा है। मैं एंड पे सवाल जवाब की तरफ होऊंगा तो थोड़ा इंडिविजुअल उसकी बात कर लेंगे। अभी हम सब्जेक्ट में एंटर नहीं हो पाए हैं, अभी तक हम छोटी छोटी सी चीजों को क्लैरिफाई कर रहे हैं। बुक कौन सी फॉलो की जाए। अब हम पढ़ने आए हैं तो बुक किस तरह से, आपको पता है कि एक स्टडी टेक्स्ट होती है आईकेप की तरफ से जो कि हर सब्जेक्ट में आईकेप सजेस्ट करता है, और उसके बाद कुछ टीचर्स की बुक्स होती हैं जो बच्चे फॉलो कर रहे होते हैं। आईकेप के स्टडी टेक्स्ट का मकसद ये होता है कि एक बच्चा जो क्लास नहीं ले रहा वो आईकेप की किताब पढ़ता जाए। वहाँ किताब में डिस्क्रिप्शन भी होती है, फिर एग्जांपल्स भी होती है, फिर सवाल भी होते हैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होती हैं, और वो सारा कुछ मिक्स होकर एक जगह आया हुआ होता है। तो जो सेल्फ स्टडी पे पढ़ रहा होता है वो आईकेप की स्टडी टेक्स्ट उठाता है और साथ साथ उसको डीपली पढ़ता चला जाता है। लेकिन जो क्लासेस ले रहा होता है वो फिर क्या करता है, वो क्लासेस के साथ साथ टीचर्स के नोट्स पकड़ता है और चीजें कवर हो जाती हैं। यानी कि अभी तक ये जितने बच्चों के इतने सारे मेरिट सर्टिफिकेट आए हैं, सब के सब मेरी किताब के यूजर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी किताब, उसको हम कहते हैं बीएलडी मेड इजी। हर सेशन के शुरू में हम डरे हुए होते हैं, हम किताब बहुत जल्दी नहीं छापते। आपको पता ही है कि अभी एक दिन पहले ही डाटा के अंदर जो है वो चेंजेस आईकेप ने बता दी। तो हम थोड़ा सा पेपर होने के 1-2 हफ्ते बाद तक आईकेप को मॉनिटर करते रहते हैं और उसके बाद अपनी किताब प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं। तो मेरी किताब का पिछला एडिशन सॉफ्ट कॉपी में आपसे शेयर हुआ होगा, और तकरीबन अप्रैल के स्टार्ट में ही हमारा नया एडिशन जो है वो भी इंशाल्लाह मार्केट में आ जाएगा। वो मैं आपको फिजिकली भी अपने ग्रुप में किसी से कह दूंगा, बता देंगे कि आप कहाँ से मंगवा सकते हैं, और सॉफ्ट कॉपी भी मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप एक भी रुपया नहीं खर्चना चाहते तो कोई मसले वाली बात नहीं है, हम जबरदस्ती किताब आपको नहीं बेच रहे होंगे। सॉफ्ट कॉपी में हर चैप्टर, उसके नोट्स, उसके पास पेपर्स, उसके सॉल्यूशन सब आपसे शेयर होंगे। हमारा मकसद ये है कि आप ऑनलाइन में आए तो आपको एक दफा मजा आए। आप इससे पहले अगर किसी गलत ऑनलाइन के हाथ चढ़ गए तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इंशाल्लाह ताला नियर बियर बेसिकली एक नशा है। जब आपको ये नशा लग जाता है ना, फिर आप कुछ और नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं पे भी ऑनलाइन में लोग अपने तरीके से चलते हैं, और नियर बियर चूंकि बना ही ऑनलाइन वाले पैटर्न पे था, तो ये आपको बड़े अच्छे तरीके से सर्विस दे रहा होता है। तो अल्लाह करे आपकी जो एक्सपेक्टेशन है हम उस पर पूरा उतर सके इंशाल्लाह। तो बुक कौन सी होगी, बीएलडी मेड इजी, जिसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, और हार्ड कॉपी जैसे ही आएगी वैसे ही ग्रुप में हम बता देंगे कि ये कहाँ से मंगवाई जा सकती है, उसके क्या चार्जेस है। मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम थोड़ा सा सफा हल्की क्वालिटी का लगा लें, या किसी तरीके से प्रिंटिंग के प्रोसेस को वो कर लें और किताब को एज लोएस्ट एज पॉसिबल कर दें। तो लास्ट टाइम मैं बड़ी कोशिश करके किताब नोट्स वाला जो पोर्शन है वो 350 रुपए पे वो पूरी बुकलेट बन गई थी। फिर हम एक सेकंड वॉल्यूम पे काम करते हैं जिसमें पास पेपर, सॉल्यूशन, एग्जामिनर कमेंट, मार्किंग स्कीम, वो जरा मोटा और बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। वो लास्ट टाइम हमने कोशिश करके 650 पे ले आए थे। तो खाली नोट्स वाला पोर्शन 350 और दूसरा 650। लाहौर से हैं तो लाहौर से तो आप हम एसबीआई कॉलेज से फिजिकली भी पिक कर सकते हैं, और अगर आप दूसरे शहर से हैं तो फिर आपको डिलीवरी कॉस्ट पड़ती है। वो फिर उस समेत आपकी किताब मेरे ख्याल में शायद 150 200 रुपए मेरे ख्याल में डिलीवरी कॉस्ट होती है। तो बुक कौन सी फॉलो करनी है, आप मेरी किताब को बहुत कॉन्फिडेंटली फॉलो कर सकते हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि अब मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इतने सारे स्टूडेंट्स की जो मेरिट सर्टिफिकेट है ओनली यूजिंग दैट बुक, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सफिशिएंट एविडेंस है। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने सब्जेक्ट पे छाप लगा दी है। मैं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, लेकिन आई एम नोन फॉर लॉ। लोग कहते हैं यार ये लॉ वाले टीचर हैं, हालांकि मैं ऑडिट को बड़ा थॉरोली पढ़ा रहा हूँ, सीए फाइनल के अंदर काफी ज्यादा काम कर रहा होता हूँ, बट अगेन मेरे ऊपर जो छाप लगी हुई है, जो लेबल लगा हुआ है, वो कहते हैं हाँ भाई ये लॉ पढ़ाने वाले टीचर है। सर क्या पुरानी बुक यूज हो सकती है? यस, अगर आईकैप अगले 1-1.5 हफ्ते तक कोई नई अनाउंसमेंट वगैरह नहीं लेके आया तो यस, पुरानी बुक यूज हो सकती है। पुरानी बुक में फिलहाल चैप्टर नंबर 13 के सिर्फ 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो आईकैप ने माइनस किए हुए हैं, तो इसलिए दिस इज बेटर कि सिर्फ 2 हफ्ते बाद, ये एक दफा ईद वाला
वो गुजर जाए, उससे 1 हफ्ता और गुजर जाए। आप अगर मार्च एंड पे मुझे ईमेल करें और मेरे से कंफर्म करें, या मैं लाइव सेशन में भी आके बता दूंगा और मुझे कहेंगे तो मैं ग्रुप में भी बता दूंगा कि पिछले सेशन की किताब किन-किन चेंजेस के साथ उसको यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, अब सब्जेक्ट पे आते हैं। लो भाई अलर्ट हो जाए, जरा थोड़ा सा होश में आए। जितने लोग अलर्ट हैं वो एक दफा हैंड रेस करें। आपके पास हैंड रेस करने का एक डिजिटल ऑप्शन मौजूद है राइट साइड पे, कहीं ना कहीं हैंड रेस करने का ऑप्शन आ रहा होगा या टॉप पे आ रहा होगा। हैंड रेस करें ताकि मुझे लगे कि आप लोग एक्टिव हैं, इस वक्त होशो हवास में हैं। बेहतरीन, मेजोरिटी ने हैंड रेस कर दिया। मैं आपके हैंड दोबारा से डाउन कर रहा हूँ। नहीं जी, मैंने हैंड्स डाउन कर दिए ताकि दोबारा आपको, तो मुझे खुशी हुई कि आप साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि अब हमने ओवरऑल इधर-उधर की बात कर ली, स्केड्यूल क्या होगा, प्रॉब्लम्स के लिए कहाँ जाएँगे, फलाना किस तरह से होगा। अब एक डिस्कशन सब्जेक्ट के ऊपर। क्या है ये सब्जेक्ट, क्या डायनामिक्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं? ये सारे लोग लॉ को लेके भागते हुए क्यों आ रहे हैं? बिजनेस लॉ का पेपर आईकैप की हिस्ट्री में एक जमाने में बड़ा आतंक मचाया करता था। 2021 से पहले सी लॉ और बी लॉ मर्ज हुए हुए होते थे और उस वक्त बी लॉ का भी बहुत जालिम सिलेबस था, सी लॉ का भी बड़ा जालिम सिलेबस था। और जब ये पेपर इकट्ठा होता था और उसमें 27 चैप्टर्स होते थे, तो लोग पास ही नहीं हो पाते थे। आईकैप में 12%, 13% पास रेट पे चली गई थी कहानी इस पेपर की। तो लोग ये पेपर छोड़ना शुरू हो गए, परेशान हो गए। फिर उनके ग्रुप ए में होता था तो वो उलझन में होते थे। तो जब इतना गंदा पास रेट हो गया तो आईकेएफ को लगा कि ये पेपर भारी हो गया। आईकेएफ ने क्या किया, इस पेपर को लाइट कर दिया, बी लॉ अलग कर दिया, सी लॉ अलग कर दिया। और उसके बाद ग्रेजुअली बी लॉ का सिलेबस भी कम करते गए और सी लॉ का सिलेबस भी कम करते गए। अब बच्चे पास होना शुरू हो गए तो आईकेएफ को हुआ कि अरे ये क्या बात है, बच्चे पास क्यों हो रहे हैं? ये तो आसान हो गया, मजाक बन गया था। बी लॉ सी लॉ बहुत ही हंसी मजाक बन गया था। आईकेएफ ने उन्हें दोबारा से मर्ज कर दिया और मर्ज करते हुए सरप्राइजिंगली सिलेबस ना होने के बराबर रिड्यूस किया। मुश्किल से 10% सी लॉ में से और मुश्किल से चंद सफे बी लॉ में से माइनस किए, तो ये सब्जेक्ट दोबारा बड़ा हो गया। तो पास्ट में जब ये कंबाइंड पेपर होता था तो इसका बहुत जालिम रिजल्ट आता था, लेकिन अब विद रिड्यूस सिलेबस आईकैप ने अब ये तकरीबन मीडियम लेवल का पेपर बन जाएगा। बहुत डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते, लेकिन इसको बी लॉ और सी लॉ अकेले पेपर की तरह आसान पेपर नहीं कहा जा सकता। तो ये थोड़ा सा अब टेढ़ा पेपर है। मेन इश्यूज बिजनेस लॉ के साथ क्या है, ओवरऑल इसका ह्यूज सिलेबस होने की वजह से जो है वो लोगों को डिफिकल्टी ज्यादा आती है और वो बी लॉ पकड़ते हैं तो सी लॉ हाथ से स्लिप हो जाता है, सी लॉ पकड़ते हैं बी लॉ स्लिप हो जाता है। जब सबको इकट्ठे देखते हैं तो 25 चैप्टर्स में समझ नहीं पा रहे होते कि हम इसको क्या करें, किस तरह से करें। तो एक तो सिलेबस इसका थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। यानी ग्रुप ए में जो दो बड़े सब्जेक्ट हैं वो एफएआर और बीएलडी है, और जो दो छोटे सब्जेक्ट हैं वो टैक्स और डाटा का पेपर है। दूसरा रिटेंशन का प्रॉब्लम, चीजें रिटेन नहीं होती, भूल जाती हैं, स्किप हो जाती हैं। इसके लिए मैं कुछ टूल्स शेयर करता हूँ, मैं कुछ किताबें शेयर करता हूँ, मैं किताब के एंड पे कुछ एडवाइसेस शेयर करता हूँ, कुछ सिलेक्टेड एरिया आपको बताता हूँ कि आपने क्रैम क्या क्या करना है, तो उससे चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। देन आईकैप का सवाल किस तरह से अटेम्प्ट करना है, जब आप पहले मॉड्यूल से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां पे आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी जहां मैं बताऊंगा कि आईकैप में 3 तरह के सवाल ज्यादा आते हैं। पहली तरह के सवाल को यूं सॉल्व करना है, दूसरे को यूं, तीसरे को यूं। फिर उन सवालों से रिलेटेड जो है वो कुछ एग्जांपल्स भी मैं आपसे शेयर करता हूँ, और देन जो पास पेपर्स की वीडियोस है उसमें मैं वो टाइप 1, 2 और 3 एक्सप्लेन करते करते आपको बता रहा होता हूँ कि इन सवालों को हमने किस किस तरह से एड्रेस करना था। देन एक प्रॉब्लम पीआरसी एटीट्यूड। जब लोग पीआरसी के फौरन बाद कैफ उठाते हैं तो उसमें जब वो लॉ का पेपर उठाते हैं तो उन्हें लगता है कि यार पीआरसी में भी हम थ्योरी के साथ तो हंसी मजाक करते थे। जो राइटिंग वाला पेपर था, जो इकोनॉमिक्स या इंग्लिश, इकोनॉमिक्स या बिजनेस वाला पेपर था या उसका कंबाइंड पेपर था, लोगों ने उसे टाइम ज्यादा नहीं दिया था और टाइम देते होते थे वो इंट्रो टू अकाउंटिंग को और क्यूएम को। इस वजह से एक गलत एटीट्यूड डेवलप हो जाता है लोगों का और लोग जो है वो फिर थोड़ा सा कैजुअल ज्यादा हो जाते हैं। तो ये पीआरसी वाला एटीट्यूड यहाँ पे थोड़ा सा मुनासिब नहीं होगा। मैं कुछ अरसे में एक वीडियो भी आप लोगों से शेयर करूंगा। एक नॉलेज बैंक एक आईडी है जो मेरे टीम मेंबर चला रहे हैं, उसमें मैं अपनी क्लासेस में से छोटी छोटी सी एडवाइसेस जो है वो उन्हें बताता हूँ और वो उसको कट करके स्टूडेंट्स से शेयर कर रहे होते हैं। तो ये पीआरसी एटीट्यूड के ऊपर मेरी एक वीडियो भी आप लोगों को इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में मिलेगी। शॉर्टकट सिलेक्टेड स्टडी, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लोग जो है वो बस शॉर्टकट पे पढ़ जाते हैं। वो कहते हैं यार कम पढ़ लो, खैर है, ये चैप्टर छोड़ दो, वो चैप्टर ना करो। तो इस तरह की अप्रोच भी कई दफा इस पेपर को खराब करती है। जब हम इस पेपर को अपने तरीके से पढ़ रहे होंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सारे प्रॉब्लम्स एक एक करके हमारे रिजॉल्व होते जा रहे होंगे।
सिलेबस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमारे पास 50 मार्क्स का बीलो का पोर्शन और 50 मार्क्स का सीलो का पोर्शन, और तीन दोनों ये जो दोनों पोर्शन है ये तीन एरियाज में डिवाइड हुए हुए हैं। यानी अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगा ये चैप्टर नंबर 1 है, ये चैप्टर नंबर 2 से लेके 10 तक है, और ये चैप्टर नंबर 11 से लेके 15 तक है। बीलो वाली साइड पे, सीलो पे दोबारा से नंबरिंग शुरू हो जाती है, तो चैप्टर 1, 2 और 5 यहाँ पे हैं। इसी तरह से चैप्टर नंबर 6 और 9 यहाँ पे हैं, और जो भी बच गया वो सारा का सारा यहाँ आ गया, यानी कि 3, 4, 7, 8 और 10। ये वो चैप्टर्स हैं जो इस जगह पे हैं। तो इन्होंने बीलो और सीलो को पहले 50-50 नंबर में डिवाइड किया, फिर उसके फर्दर कैटेगरीज बना दी। 3 से 6 नंबर के लिए एक चैप्टर है, 25 से 32 नंबर के लिए कुछ चैप्टर्स हैं, और 15 से 20 नंबर, और इसी तरह से यहाँ पे भी ये हैं। नॉर्मली क्या होता है, सिलेबस आउटलाइन के बाद हम पास पेपर एनालिसिस देते हैं, लेकिन जब ये पेपर कंबाइंड हुए, अभी तक इसकी सिर्फ एक अटेम्प्ट हुई है, तो वी डोंट हैव अ वेरी गुड पास पेपर एनालिसिस, जिससे हम एक अच्छी तरह से एक पैटर्न बना सकें कि अच्छा भाई कि आपका किन किन चैप्टर्स की तरफ ज्यादा फोकस है। तो एक अटेम्प्ट से वो पास पेपर एनालिसिस नहीं बनता, वो सिर्फ एक अटेम्प्ट होती है, जिस अटेम्प्ट के ऊपर हम लोग सेशन के बीच में मैं आप लोगों के तकरीबन मिड टर्म से थोड़ा सा आगे जाके, जब आप एक रीजनेबल सिलेबस कवर कर चुके होंगे, मैं उस पूरे जो रिसेंट पेपर है उसके ऊपर डिस्कशन वीडियो आपसे शेयर करूंगा इंशाल्लाह। ये ओवरऑल सिलेबस की आउटलाइन, यानी कि अगर हम बात करें तो ये हैं हमारे बीलो वाले चैप्टर्स, और ये हैं हमारे सीलो वाले चैप्टर्स। वही जो मैंने आपको ग्रेड बताया था कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 5 सीलो में, फिर 6 और 9, और फिर इसी तरह से 3, 4, 7, 8 और 10। इसी तरह से बीलो वाली साइड पे अगर हम देखें तो वहां पे ग्रेड बनी हुई है, तो ये ओवरऑल इस तरह से ग्रेड है, लेकिन इंटरेस्टिंगली बीलो लेंथ वाइज कम है। 25 में से 15 चैप्टर्स बीलो के हैं, लेकिन इंटरेस्टिंगली 15 चैप्टर की मिला के लेंथ सीलो वाले पोर्शन से कम है। तो यहाँ आपको कुछ बड़े मजे मजे के चैप्टर्स भी मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये वाला चैप्टर है, ये एक सफे का है, ये 3-3 सफे के चैप्टर्स है, ये एक सफे का चैप्टर है, ये एक सफे का चैप्टर है, ये 2 सफे का चैप्टर है। तो आपको बड़ा मुनासिब साइज के चैप्टर भी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ बड़े भयानक चैप्टर भी मिलते हैं। सीलो वाली साइड पे जाए तो इसका चैप्टर 1, 2 और चैप्टर 3 अच्छे खासे बड़े हैं, यानी कि 3 चैप्टर एक तरफ और बीलो के 10 चैप्टर्स एक तरफ। तो आईकेएप ने अजीबोगरीब सी तरतीब बनाई हुई है, लेकिन रादर देन कि आप चैप्टर 1 से शुरू और आगे चलते चले जाएं, स्केड्यूल यहाँ पे आपको मदद करने के लिए आएगा। स्केड्यूल आपको एग्जैक्टली तरतीब बताएगा कि आप किस तरतीब से हर वीक कौन कौन से लेक्चर्स की वीडियोस देख रहे होंगे और आप चीजों को कवर कर रहे होंगे। पेपर पैटर्न क्या होगा? पेपर में आपका एक बड़ा पेपर होगा 100 नंबर का, जिसके 2 पार्ट बने हुए होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी। एक पार्ट बीलो को डील कर रहा होगा, एक सीलो को डील कर रहा होगा। दोनों पार्ट में 10 नंबर के एमसीक्यूज होंगे और 40% के सब्जेक्टिव सवाल होंगे। बीलो वाली साइड पे भी होगा, सीलो वाली साइड पे भी होगा। इसमें आईकेएप नॉर्मली नॉलेज बेस और एप्लीकेशन बेस 40 और 60% रखता है। मैंने इसे ब्लर थोड़ा सा इसलिए ज्यादा किया हुआ है कि ये 40 और 60% पहले एक्सप्रेसली बताता था, और आईकेएप अब एक्सप्रेसली नहीं बता रहा। नॉलेज बेस का मतलब है रट्टा, रट्टा, और एप्लीकेशन बेस का मतलब है लॉजिकल सवाल। तो आईकेएप ये मानना है कि वो 40% पेपर में रट्टा पूछेगा और 60% लॉजिकल पोर्शन पूछेगा। अब इसमें कुछ टिपिकल अंडरस्टैंडिंग्स मैं आपके साथ शेयर कर दूं, जिससे थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए। सीलो के अंदर मोस्टली क्रैमिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट 7 और 9। चैप्टर 7 और 9 से अच्छे तगड़े लॉजिकल सवाल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदर देन और ये आप मेनली ज्यादा रट्टे वाले और कभी कभी कुछ स्लाइट रट्टे वाले चैप्टर होते हैं। बिलो का जो पोर्शन है उसमें मोस्टली आपको लॉजिकल सवाल मिलते हैं, लेकिन सिवाय चैप्टर 1, 14 और 15 के, जहां 1 और 15 से आपको हमेशा रट्टा मिलता है। 14 में कभी रट्टा कभी लॉजिकल, ज्यादातर रट्टा। पासिंग मार्क्स 50 हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि 50 पासिंग मार्क्स हैं, वॉट एवर द कॉम्बिनेशन। आपने सीलो में से 8 नंबर लिए और बीलो में 42 ले लिए, आप पास हो गए। 50 नंबर के लिए 25-25 दोनों में लेना शर्त नहीं है, आपने कलेक्टिवली 50 मार्क्स लेने हैं। ऐसी है जैसे इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस के कलेक्टिव पेपर में आपने कलेक्टिवली 50% मार्क्स लेने होते हैं। तो यहाँ पे ये कोई शर्त नहीं है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो सीलो को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, कुछ लोग बीलो को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, कुछ दोनों में अच्छी, कुछ चैप्टर्स पे अच्छी ग्रिप कर लेते हैं, कुछ चैप्टर्स को थोड़ा सा हल्का रख लेते हैं। किसी एक सिंगल पोर्शन के लिए अगेन अगर आप सीलो ओनली दे रहे हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ सीलो ओनली के लिए। कुछ हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स रह गए हैं जिनका सिर्फ सीलो रहता है, उन्होंने बीलो पुरानी स्कीम में पास किया हुआ था, सीलो का पेपर रहता है,
आपका 50 नंबर का पेपर होगा, नंबर 1। नंबर 2 होता रहेगा। बहुत सारे लोग मुझे ईमेल करके कहते हैं सर वो मुझे सीनियर्स ने कहा है कि अगर तुम इस अटेम्प्ट में नहीं दोगे तो तुम्हारा पेपर ज़ाया हो जाएगा, फिर तुम्हें पूरा पेपर देना पड़ेगा। हिस्ट्री आईकेएप की ये है कि आईकेएप ने इससे पहले भी 2013 में एक नई स्कीम लेके आया था जो 2016 से प्रॉपर इंप्लीमेंट हुई थी। आईकेएप उसमें 8-10 दफा उसने सीलो का अकेले पेपर लिया था उन लोगों के लिए जिनका सीलो रहता है। जब वो अपीयर होने वाले 200 से भी कम रह गए थे तब जाके आईकेएप ने उसे मर्ज किया था। तो अब स्टिल जिनका सीलो रहता है पैनिक मत हो, लेकिन बस एज अर्ली एज पॉसिबल उसे निकाल लें ताकि जहन से टेंशन खत्म हो जाए। तो जिनका सीलो ओनली रहता है उनके पासिंग मार्क्स 25 होंगे और 25 का मतलब है आपके पास मार्जिन कम है। 100 में से 50 नंबर आपको ना आते हो, आपके पास क्वेश्चन ज्यादा है, लेकिन 50 में से 25 का मतलब है कि 3 पार्ट भी अगर आपको नहीं आते तो आप बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाएंगे। तो जो सीलो ओनली दे रहे हैं उनको मैं सजेस्ट ये करूंगा कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ध्यान से इसको लेके चलना है, लेकिन जो पूरे पेपर को लेके चल रहे हैं उनके पास थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है। ओवरऑल टिप्स एंड टेक्निक्स की बात करते हैं और मैं एंड पेपर सवाल जवाब की तरफ आऊंगा। अब इस पेपर के प्रॉब्लम से निपटना कैसे है? सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने वीकली जो प्लान है उसको पकड़ना है और फिर आपने लेक्चर्स को वॉच करना है। आपने वीकली प्लान पकड़ा, मैंने आपसे जो वीकली प्लान शेयर किया है उस वीकली प्लान में आपने क्या किया, उधर लिखा हुआ आ रहा है कि हाँ भाई ये आपका इस वीक में ये मॉड्यूल, आप मॉड्यूल के अंदर गए, मॉड्यूल के अंदर कुछ वीडियोस नजर आई, आपने उन वीडियोस को डिवाइड कर लिया कि यार ये 8 वीडियोस हैं, चलो मैं इसको 3 दिन में तोड़ के 4 दिन में तोड़ के देख लूंगा। तो आपने सबसे पहले तो लेक्चर्स वॉच करने हैं, फिर आपने क्या करना है, आपने बुक से उसकी रीडिंग करनी है। मेरे जो लेक्चर्स के दरमियान स्लाइड्स यूज हुई हुई हैं वो सारा डाटा मैंने अपनी किताब से यूज किया हुआ। तो अगर आप लेक्चर देख रहे हैं और आप किताब साथ खोल के देख रहे हैं तो आपने वो जो लेक्चर सुना, देखा, समझा, उसको फौरन से आप किताब पे देख सकेंगे। देन मैं इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट सजेशन देता हूँ विच इज रजिस्टर। आपने एक फिजिकल रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें आपने राइटिंग करनी है। वीक खत्म हो गया, आपने क्या किया, आपने सैटरडे संडे पे तो टेस्ट है, आपने क्या किया, आपने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे पे 3-4 दिन लगा के आपने अपने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। एक दिन हफ्ते में बैठे उस पूरे चैप्टर को लिखें, मेरी किताब सामने रखें, अपना रजिस्टर खोलें और अपनी हैंड राइटिंग में लिखें। जो आप अपनी हैंड राइटिंग में लिखते हैं वो कम टाइम में ज्यादा रिटेन होता है, देर तक रिटेन रहेगा। और दूसरा, वो जो लोग लॉ में बार बार चीजें भूल जाते हैं वो आपकी यहाँ पे नहीं भूलेंगी। तो बेस्ट वे इज कि आप एक ऐसा रजिस्टर ले लें जिसके तकरीबन कोई 150 के आसपास पेजेस हो, और जो मेरी किताब में चीजें दी हुई हैं उसको एज इट इज कॉपी कर लें। मेरी किताब है तकरीबन 120 पेजेस के आसपास जो नोट्स का पोर्शन है। मेरे एक सफे को आपको लिखने में आधा घंटा लगेगा, तो यानी कि आपको टोटल 60 आवर्स चाहिए पूरी किताब लिखने के लिए। लेकिन आज 60 आवर्स नहीं, 4-5 महीने के ऊपर स्प्रेड होके। तो अगर आप वीकली साथ साथ चल रहे हैं और बस हर वीक बस मेरे हिसाब का काम कर रहे हैं, यानी आपको हर वीक लेक्चर्स को जो वॉचिंग के टाइम आपको चाहिए वो मुश्किल से 2 से 3 आवर्स है, मुश्किल से पूरे वीक में जो लेक्चर वॉचिंग आवर्स हैं। बुक रीडिंग 1 घंटे टाइप की एक्टिविटी है, जो आपने पढ़ा आप किताब में साथ साथ नोट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं और आप उसके साथ वो कर रहे हैं। देन राइटिंग इज तकरीबन आप वीक में 4 आवर्स मैक्स पर वीक, आपको शायद 3 से 5 आवर्स लगेंगे बस। तो आपने वीकली 2 से 3 घंटे की पढ़ाई करनी है, वीकेंड के करीब आपने 1 घंटे के लिए किताब को पढ़ना है और फिर आपने उसको लिखना है, और देन आपने फिर उसके बाद टेस्टिंग की तरफ आ जाना है। हर वीक को उसके टेस्ट के साथ कवर करना है, उसको प्रॉपर राइटिंग में करना है। सेल्फ असेस भी कर सकते हैं और आप हमारे टीम मेंबर को भी जमा करा सकते हैं कि भाई मुझे इसके ऊपर मार्क्स डाल के दो कि मेरी क्या गलती थी, वो आपको साथ गाइड करेगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, वीकेंड पे टेस्ट है, मंडे को इमीडिएट बाद मेरा लाइव सेशन है, आप लाइव सेशन में आके कहें सर मुझे टेस्ट करते हुए प्रॉब्लम हुई, मुझे ये प्रॉब्लम आ रहा है, मेरा ये इशू है, तो वो सारा का सारा कवर हो जाता है। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेरी सजेशन है दैट इज कि आपने रजिस्टर लाजमी मेंटेन करना है, एक फिजिकल रजिस्टर। मेरी किताब से आप लिखते रहे वहां और मेरी किताब के सफा को जोड़ के स्टेपल करते हैं, अब मेरी किताब को उसके बाद पढ़ना ही नहीं है। मेरे जो नोट्स वाला पोर्शन है अगर आपने अपने रजिस्टर में कन्वर्ट कर लिया है तो आपको याद होगा, अगर आपने कभी भी बचपन में मैट्रिक एफएससी में या ओए लेवल में कोई चीज लिख के की है तो आपको याद नहीं करना पड़ा, आपके लिखे हुए नोट्स आप देखते थे, आपको ये तक याद आ जाता है कि पेज लेफ्ट कॉर्नर से मुड़ा हुआ था, यहाँ इंक फैली हुई थी। तो आपके जो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं वो हमेशा आपको पेपर में हेल्प करते हैं।
तो सीलो बीलो में रिटेंशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो अगर आप ये चीजें कवर कर लेंगे तो रिटेंशन वाला मसला रिजॉल्व हो जाएगा और आपके पास अपने नोट्स होंगे। जब रिवाइज करना अपने नोट से करना है, अपनी लैंग्वेज यूज करें तो भी ओके है, और अगर मेरी किताब को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लें तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अगर आपने वीकली प्लान हमारा फॉलो किया, राइटिंग की और आपने टेस्टिंग दी, तो वो जो शुरू में मैंने आपसे इश्यूज डिस्कस किए थे, मेजॉरिटी इश्यूज आपके खत्म हो जाते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट कि इस पेपर के क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं, आपकी ओवरऑल अप्रोच क्या होगी। मैं आपको एक दफा दोबारा याद करा दूं कि ये आपका वो फाइनल मास्टर स्केड्यूल है जिसको आपने फॉलो करना है। ये इस टाइम पे प्री रिजल्ट की क्लास ऑटम 2026 के लिए ये स्केड्यूल है, लेकिन ऑनवर्ड जब आप आते हैं तो आपके अलग अलग तरह के जो पोस्ट रिजल्ट में आएंगे उनके लिए डिफरेंट स्केड्यूल होगा, जो अगले सेशन में आएंगे उनके लिए डिफरेंट स्केड्यूल होगा। बट दिस इज द स्केड्यूल जो आपने बड़े ध्यान से देखना है कि इसके मुताबिक आपने चलना है। और ये इसकी सॉफ्ट कॉपी भी वहीं ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप इसको देख के इसको, जैसे मैंने नहीं कहा था कि आप प्रिंट लगा दें अपने पास दीवार पे और आप उसके साथ सारी चीजों को मार्क करें, तो एक फिजिकल स्केड्यूल आपको हमेशा रेगुलेट करता है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मैं आपके सवालों के स्टेप बाय स्टेप जवाब दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ साथ कनेक्टेड थे। जिन्होंने बाद में भी ज्वाइन किया तो हो सकता है उनकी कुछ चीजें पीछे मिस हो गई हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेशन है, आपके पास क्वेश्चन स्टेप के अंदर क्वेश्चन लिखने की ऑप्शन मौजूद है और मैं उसको आंसर करता हूँ। मैं एक एक करके आपके जरा सवालों को सामने ओपन कर लेता हूँ। एक सवाल जो शुरू में रिपीट हुआ था, सर ओवरऑल ओरिएंटेशन के बाद रोड मैप शेयर नहीं किया। जी बिल्कुल, मैं बता रहा था कि उस सेशन के बीच में ही बच्चों के फीडबैक भी आ रहे थे और नीएपी की टीम का भी मानना था कि हम उस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा और कंप्रिहेंसिव करें। मैंने उसका जो 6 महीने का प्लानर है उसकी शक्ल आप लोगों को सॉफ्ट में दिखाई थी, लेकिन हम उस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर रिफाइन फॉर्म में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, एक टिपिकल सवाल जो है ना वो नियर पीयर और एसबीआई का फर्क जो है ना वो थोड़ा सा मैं उसको एक दफा स्क्रीन पे एलेबोरेट करना चाहूंगा। नियर पीयर को नियर पीयर के रंग से लिखते हैं, नियर पीयर। और एसबीआई को एसबीआई के रंग से लिखते हैं, एसबीआई। नहीं जी, हमारे पास ये इस टाइम पे दो प्रोडक्ट्स हैं, दो अलग अलग जगह हैं जिसके दरमियान अब हम लोगों ने थोड़ा सा एक डिफरेंस समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले अगर हम फीस की बात कर लेते हैं तो नियर पीयर पे नॉर्मली फीस 15,000 होती है, लेकिन इस टाइम पे आपको चूंकि एक प्रमोशन वाली फीस मिल रही है, 10 इयर्स एनिवर्सरी वाली फीस मिल रही है, तो इस दफा ना ये सवाल बहुत बढ़ गया है कि सर दोनों में क्या फर्क है। क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता था, पहले लोग कुछ इस पैटर्न पे आके पढ़ते थे, कुछ उस पैटर्न पे। अब चूंकि सिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है तो लोग कह रहे हैं कि जी ये वो क्या है नियर पीयर पे, ये नियर पीयर एसबीआई में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है। तो भाई सबसे पहले ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे ये जो 10 ईयर की अनाउंसमेंट है इनकी एनिवर्सरी है, उस वजह से इसकी फीस आपको सब्सटेंशियली कम नजर आ रही है। एसबीआई में फीस जो है वो 18,000 है, ये नॉर्मली 20,000 होती थी, इस सेशन 18,000 है। और उसके बाद एक दो या तीन पेपर्स लेने पे आपको ये तकरीबन 14,000 से लेके, सॉरी 18 है तो तीन, हाँ ठीक है सही है, 13 से 15,000 के दरमियान आपको ये फीस पड़ जाती है इस सेशन में। एसबीआई में भी चूंकि ऑयल और इस तरह के मसले मसाइल हुए थे तो एसबीआई में भी फीस कम हुई और यहाँ पे भी, लेकिन स्टिल 13 से 15,000 एक तरफ और एक तरफ 6,000, तो बड़ा ह्यूज डिफरेंस है। तो बहुत सारे बच्चे इंक्लाइंड हो रहे हैं कि अच्छा सर मैं फिर नियर पीयर पे चला जाता हूँ, वहां पे क्या है किस तरह से है। तो एक डिफरेंस तो इनका फी का है, जाहिर है फी का डिफरेंस कभी भी एक्सप्लेन नहीं करता कि इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर अल्टीमेटली डिफरेंस क्या है। डिफरेंस इज पैटर्न। एसबीआई में आपको मिलती हैं फुल लेंथ क्लासेस, फुल लेंथ क्लासेस जो कि एक वीकली पैटर्न पे चल रही होती हैं, डेली क्लास अपलोड हो रही होती है। यानी कि आप अगर घर बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई पता नहीं कॉलेज में क्या चल रहा है किस तरह से, तो हर दिन जो यहाँ क्लास हुई है वो कैमरे पे रिकॉर्ड होती है और वो उस दिन अवेलेबल होती है। हर वीकेंड जो टेस्ट होता है वो बच्चों तक पहुंचता है। तो जो बच्चे घर बैठे हैं लेकिन वो कॉलेज के साथ साथ चलना चाहते हैं वो एसबीआई के पैटर्न को काफी पसंद करते हैं। नियर पीयर पे क्या होता है, नियर पीयर पे प्री एडिटेड वीडियो आपके पास मौजूद होती है जो कि आपका टाइम सेव करती है, लेकिन आपको क्लास के साथ चलने वाली फील नहीं आती। हर बंदा इंडिविजुअल है,
सारे लोगों के पास एक पोर्टल है, पोर्टल पे आपके लेक्चर मौजूद हैं, आप अपने पेज पे उसको तेज चला सकते हैं, लेकिन वो जो रेगुलर क्लास में हंसी मजाक चल रहा है, पिछले दिन का रिकैप है, अगले दिन का कुछ जुगतें चल रही हैं, मजहब पे बात हो जाती है, सियासत पे, जंग पे बात हो जाती है, तो एसबीआई में लेक्चर्स एज इट इज मिलते हैं, जबकि यहाँ आपको एडिटेड फॉर्म में मिलते हैं। उससे फर्क स्ट्रीमिंग का भी पड़ता है। जब अब एज इट इज लेक्चर एक 1.25 घंटे 1.5 घंटे की क्लास को जब उठा के हम डालते हैं पोर्टल के ऊपर, तो वो कई जीबीस की होती है, जिसकी वजह से स्ट्रीमिंग की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इस वजह से एसबीआई हैज टू पे मोर फॉर स्ट्रीमिंग। दूसरा, नियर पीयर चूंकि एक बहुत बड़ा सर्वर लेके बहुत सारे पोर्टल्स को उस पर पार्क किया हुआ है, तो इसलिए इनकी स्ट्रीमिंग थोड़ी कम होती है, जिस वजह से फीस को मैनेज करना एट नियर पीयर थोड़ा सा जरा ज्यादा आसान हो जाता है। देन इसके अंदर यानी अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो एसबीआई में कुछ लोग जो ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते अचानक से कहते हैं कि नहीं हमने फिजिकल आना है, तो क्लास को उसी तरह से, उसी माहौल में, उसी कमरे से जिसके साथ दोस्ती हुई भी होती है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। बट एट नियर पीयर चीजें उस तरह से नहीं होती। तो नियर पीयर के प्लस क्या है? नियर पीयर का प्लस ये है कि ये आपका टाइम सेव करता है, इसमें लो कॉस्ट है, ये ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ऑल अवेलेबल एट स्टार्ट। और यहाँ पे हमारे पास नियर पीयर का पोर्टल आता है, जो कि हम डायरेक्ट nearpeer.org पे जाते हैं, और यहाँ पे नियर पीयर की टीम्स मौजूद होती हैं जो कि टेक्निकल इश्यूज और उन सारी चीजों को देख रहे होते हैं। आप क्लास से तेज कम चलना चाहें, आप चल सकते हैं नियर पीयर। एसबीआई में क्या है? एसबीआई में आपको फुल लेंथ क्लास मिलेगी, मॉडरेट कॉस्ट होगी, हाई कहना तो गलत बात है, मॉडरेट कॉस्ट होगी, और वीकली डेली बेसिस पे अपलोडिंग हो रही होगी साथ साथ, और आप क्लास के साथ चल रहे होंगे। एट स्टार्ट अवेलेबल नहीं होगा, आप साथ साथ चल रहे होंगे। और फिर इसमें क्या होता है कि एसबीआई में आप फिर एसबीआई की जो टीम है उनसे राब्ता करके कई दफा आपको फ्रीज कराना पड़ता है। तो यहाँ पे एसबीआई में वो जो फ्रीज वाला कॉन्सेप्ट है, वो जो ट्रांसफर वाला कॉन्सेप्ट है, वो इस तरह की चीजें, बेसिक फर्क ये है कि ये एक फिजिकल कॉलेज का ऑनलाइन वर्जन आपके पास पहुंचता है, जबकि यहाँ ये है ही प्रॉपर ऑनलाइन वर्जन। ये चीज ही ऑनलाइन है, जो पहले दिन से बनी ही ऑनलाइन वाले पैटर्न से है। तो फिजिकल कॉलेज की फिजिकल क्लास को ऑनलाइन की शक्ल दी जाती है, और अगेन कॉस्ट बढ़ जाती है, क्योंकि फिजिकली क्लास वो होल्ड होती है, महंगे किराए होते हैं, लाखों के किराए हैं, फिर बिजली है, फिर कैमरे की टीम है, फिर वो सब होता है। फिर बड़ी वीडियो जब जाती है तो उसकी स्ट्रीमिंग कॉस्ट भी ज्यादा होती है। तो अगर आप कहें कि जी पैसों का डिफरेंस है तो शायद नियर पियर पे हल्की क्वालिटी मिलेगी, वहां ज्यादा मिलेगी, तो ऐसा नहीं है। दोनों के अपने अपने प्लस हैं। यानी कि अगर स्टूडेंट किस तरह का है तो उसे कहाँ पे आना चाहिए? आई वुड सजेस्ट कि अगर एक स्टूडेंट सेल्फ रेगुलेटेड है, अगर आपके पास सारा पोर्टल मौजूद हो, तो मैं एज्यूम करूं कि आप हर हफ्ते अपने हिसाब से पढ़ रहे होंगे। मैंने जो आपको स्केड्यूल दिया है, तो फिर तो नियर पीयर बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आप वो स्टूडेंट है जो देख रहे हो यार क्लास तो मेरे से 2 लेक्चर्स आगे है, मैं पीछे क्यों हूँ, और मुझे साथ चलना होगा, मैं क्लास के साथ आ मिलूं, फिर आपके पेंडिंग लेक्चर्स, फिर और इस तरह से, तो प्रॉब्लम आ जाती है। यानी सेल्फ रेगुलेटेड स्टूडेंट के लिए नियर पीयर बड़ा अच्छा है, लेकिन वो जो एक सीक्वेंस को फॉलो करना चाहता है, वो जो चाहता है कि उसको डायरेक्ट किया जाए, वो जो चाहता है कि मुझे रेगुलेट किया जाए, मैं अपना दिमाग मत इस्तेमाल करूं। एक दिन टीचर क्लास में है और बच्चे आवाजार हो रहे हैं सामने, तो टीचर ने ब्रेक लगा दी, तो ठीक है मैं भी ब्रेक लगा दूं। यानी आपको 100% रेप्लिका ओरिजिनल क्लास का एट एसबीआई मिलता है, बट एट नियर पीयर आपको रेप्लिका नहीं मिलता। यानी कि अगर एसबीआई में 80 से 120 आवर्स के दरमियान अगर एक क्लास खत्म होती है, तो उसी तरह की क्लास एट नियर पीयर तकरीबन 40 से 60 आवर्स से ज्यादा नहीं जाती। तो जो अपना टाइम सेव करना चाहते हैं, जो खुद डिसेंटली पढ़ सकते हैं, जो अपने आप को रेगुलेट कर सकते हैं, जो अपने सिस्टमैटिक पैटर्न पे चल सकते हैं, वो नियर पीयर पे आते हैं। और जो चाहते हैं कि क्लासरूम चल रहा हो, मैं कुछ लोगों से कंपटीशन चल रहा हो, ग्रुप में बहस चल रही हो, कुछ जगह टीचर कभी स्लो हो जाए, कभी तेज हो जाए, कभी जरूरत पड़ने पे, अगेन जरूरत पड़ने पे हम फिजिकल में शिफ्ट होना चाहें, तो बहुत सारी इस तरह की चीजों के लिए लोग एसबीआई आते हैं। तो बेसिकली एसबीआई और नियर पीयर में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक डिफरेंस है अपनी एडजस्टमेंट का।
इस दफा एसबीआई भी इकोनॉमिक डिस्काउंट्स वगैरह दे रहा है लोगों को। एसबीआई की अपनी कैपेसिटी है, वो जितना भी नीचे चला जाए उसके बहुत ज्यादा ओवरहेड्स खर्च हो रहे हैं। एट नियर पीयर चीजें ये कंट्रोल कर लेते हैं। और इस दफा फॉर दिस सेशन इन्होंने जो है ना ये जो एक ऑप्शन 6000 की देती है, उसके बाद से ये सवाल जरा ज्यादा जनरेट हो गया है कि जी हम एसबीआई पे आए या नियर पीयर पे। अदरवाइज दोनों की फीस करीब करीब होती थी, तो जो लोग खुद अपने तरीके से एक पोर्टल के साथ खुद ही से पढ़ना चाहते थे और सिस्टमेटिक वे में, वो चल जाते थे नियर पीयर। और जो कहते थे बस जो क्लास में हो रहा है जैसे हो रहा है बस मैं उसी के साथ चलता रहूं, वो एसबीआई पे आ जाते थे। तो डिसीजन इज ऑल योर्स। मैंने दोनों जो वो है पैटर्न वो बता दी हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं कि उन्हें नजर आए कि क्लास में असल में क्या हो रहा था, तो वो एसबीआई को पकड़ लेते हैं। कुछ कहते हैं सर मैं, मेरे पास ऑलरेडी 2-3 सब्जेक्ट है, मैं चाहता हूं कि बस मैं बैठूं, टू द पॉइंट, कम टाइम लगाऊं और मैं ज्यादा अचीव करूं। तो जो स्मार्ट अप्रोच है और इस तरह की अप्रोच वो नियर पीयर पे है। टू मी, मुझसे कोई पूछता है, मैं हमेशा ही बात करता हूँ कि मुझे नियर पीयर के स्टाइल के लेक्चर पसंद है, लेकिन मैं थोड़ा सा और तरह का इंटेलेक्चुअल हूँ, मैं शौकीन हूँ, मैं थोड़ा अदबी मिजाज रखता हूँ, मैं थोड़ा सा अपने आप को चला सकता हूँ, मैं अपने तरीके से चल सकता हूँ। लेकिन अगर आप एक अनडिसिप्लिन स्टूडेंट हैं, आप अक्सर चीजें स्किप कर देते हैं, आपके पास अगर ऑनलाइन एक्सेस हो तो 2-3 दिन तक आप लेक्चर्स ही नहीं देखते, तो और आपको डर भी नहीं होता, नियर पीयर पे डर नहीं होता ना, क्योंकि आप कहते अच्छा ये हफ्ता नहीं हुआ, कोई बात नहीं अगले हफ्ते देख लेंगे। फिजिकल क्लास की ऑनलाइन रिकॉर्डिंग में आपको तो हो क्लास तो 10 लेक्चर आगे चली गई, 6 लेक्चर आगे चली गई, तो वहां डर के मारे आप पढ़ रहे होते हैं। तो ये दोनों में आप लोगों को डिसीजन लेना है कि आपके लिए कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट है। हमारे इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि ये सगा है वो सुतेला है, या इस तरह से करके आप जिस तरह के स्टूडेंट हैं आप उस तरह के मोड की तरफ जा सकते हैं। जैसे हमारे एक सीएमएडीजी भी है, उसमें क्या होता है लाइव क्लासें हो रही होती हैं, कुछ बच्चे चाहते हैं कि मैं ऑनलाइन आऊं और सिर्फ लाइव क्लास लेता रहूं। तो ये आपने डिसीजन लेना है कि चीजों को किस तरह से करें। एट एनी गिवन टाइम नियर पीयर पे टाइम आधा या आधे से कम लगता है आपका एसबीआई टाइप के कोर्स की निस्बत। अब ये प्लस है या माइनस है मुझे नहीं पता। जैसे सीए फाइनल में हम एक बच्चा कहता है सर कितनी देर के लेक्चर है, हम कहते हैं 60 घंटे को, कहते हैं ओ ये तो बड़े कम है, 150 क्यों नहीं है। अच्छा फिर एक बच्चा आगे पूछता है सर कितने लेक्चर, हम कहते हैं 125, वो कहता है वो इतने ज्यादा, नहीं नहीं 50-40 लेक्चर नहीं है। तो स्टूडेंट का अपना अपना माइंड है, तो हमने हर तरह की चीज आपके लिए रख दी है, जो आपके लिए कन्वीनियंट आप उस तरफ आ सकते हैं। मेरे एसबीआई में भी मेरे सर्टिफिकेट है, नियर पीयर पे भी यहाँ पिछले 3-4 ईयर्स में नियर पीयर पे थोड़ा ज्यादा मेरे सर्टिफिकेट है। तो अगेन ये दोनों का आपस का कंपैरिजन है। अब मैं आता हूँ दोबारा से सवालों की तरफ। होपफुली ये सबने डिस्कशन सुन ली हो, क्योंकि अगर मुझे दोबारा ये वाला सवाल नजर आएगा तो मैं जो है ना फिर वो ढूंढूंगा बंदा कहाँ है, मैं जो है ना खैर बोल दूं। वापस इधर आते हैं। प्यारी सी शीट जो कि बता रही है कि यार ये टीचर जो है ना वो अल्लाह का शुक्र है, मतलब ये इसको ना मैं कहता हूँ ये ट्विन मेरिट सर्टिफिकेट्स हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी ऑटम 2025 वो लास्ट अटेम्प्ट जिसमें ये बील और सीलो अलग अलग होते थे। तो अल्लाह का शुक्र है दोनों में मेरिट सर्टिफिकेट। और उसी सेशन में फिर हमारे जो मुजम्मिल रजा तब्बानी जिसका मेरिट सर्टिफिकेट सीलो में आया, उसका ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस पे भी आया। तो ओवरऑल गुड परफॉर्मेंस में चूंकि हमारा रिसेंटली एक मेरिट सर्टिफिकेट भी था, तो वो गोल्ड मेडल में भी हम कहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स का। तो 3 आउट ऑफ 9 अचीवमेंट्स मैंने ओवरऑल ओरिएंटेशन में भी बताया था। ऑटम 2025 में नियर पीयर ने पूरे पाकिस्तान में जो 9 टोटल पोजीशंस आती हैं उनमें से 3 पोजीशन सिर्फ नियर पीयर के स्टूडेंट्स की थी अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल अब मैं आप लोगों के मजीद सवाल लेता हूँ। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला सवाल मैंने एड्रेस कर दिया है। अच्छा जी, सर आपने ओवरऑल सर लेक्चर तो प्री रिकॉर्डेड है, इन केस कोई चेंज आता है सिलेबस में तो वो कैसे कम्युनिकेट होगा। जब भी आईकैप कोई चेंज बताता है हम हर सेशन के स्टार्ट में बैठते हैं, हम उस चेंज को देखते हैं और फिर टीचर आपको टेंटेटिव प्लान दे देता है। हम क्या करते हैं, हम उस वाले मॉड्यूल को थोड़ा सा आगे रख देते हैं, बच्चों को बताते हैं, जब तक बच्चे उस मॉड्यूल तक पहुंचते हैं हम उसको चेंज कर चुके होते हैं। तो जैसे ही चेंज होगा आपको इसी तरह से मैं इसी कमरे में बैठा हुआ एक वीडियो रिकॉर्ड करता नजर आऊंगा, एक स्क्रीन सी ओपन होगी और मैं बताऊंगा कि ये प्लस हुआ ये माइनस हुआ। 3-4 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को उसका नक्शा बता दूंगा और उसका पूरा प्लान बता दूंगा। इसमें आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। इंटरेस्टिंगली बीलो सीलो में एडिशन के चांसेस कम होते हैं, ज्यादातर चीजें माइनस होती हैं, क्योंकि अभी इन्होंने 2 सब्जेक्ट जोड़े हैं और अभी भी सिलेबस बड़ा है। तो अगर कम करेंगे तो जिंदगी आसान है, हमने सिंपली वो वीडियोस डिलीट कर देनी है दरमियान दरमियान में से। सर अगर किसी ने ऑलरेडी बीलो पोर्शन पास कर लिया और सीलो करना है तो टेस्ट, हाँ ये वाली बात मैंने आपसे कही थी कि मैं अलग से टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर सीलो का अलग से भी सेशन स्टार्ट कर दें। एसबीआई से पोर्टल पाई करें, नियर पियर मैंने एड्रेस कर दिया। सर नियर पियर के क्लास मोड वाले मॉड्यूल को यहाँ प्ले करके दिखा दें, फिर हम एवेल्युएट कर सकते हैं कि कौन सा मोड अच्छा है। जी अगेन मैंने ओवरऑल ओरिएंटेशन में भी उसकी स्क्रीन सामने दिखाई है, आप
जो भी क्लास वो है, जिस तरह से क्लासेस बाकी कॉलेजेस की आपको नजर आ रही होती हैं, इवन एसबीआई की भी नजर आ रही होती है, उसी को थोड़े से छोटे चंक्स में अगर आप देख लें, देन ये चीज आपने हमेशा ध्यान में रखनी है, आपके पास हमेशा फ्री मॉड्यूल्स मौजूद हैं। एट नियर पियर आपको नहीं समझ आ रहा है यार ये टीचर किस तरह से पढ़ा रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये कोर्स किस तरह का है, आप उस कोर्स में एंटर हो, कोर्स में मॉड्यूल्स बने हुए होते हैं, यूनिट्स बने होते हैं, कुछ के आगे फ्री लिखा आ रहा होता है, आप उस पर क्लिक करें, वो जब उस पर क्लिक करेंगे तो वो वीडियोस प्ले होना शुरू हो जाएंगे, तो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि ये क्लासेस का क्या थीम है। तो इसमें कोई वो नहीं है, nearpeer.org वेबसाइट है, आपको पता ही है, नियर पियर, पियर कुलीग को कहते हैं, नियर करीब को कहते हैं .org। आप यहाँ पे जाएं, यहाँ पे आपने सीए पे क्लिक करना है, और सीए वहां एसबीआई की ऑप्शन भी है, एसबीआई की भी कुछ चीजें यहाँ पे होस्ट है, आपने सीए पे क्लिक करना है और वहां पे आपके पास सारा कुछ आ जाएगा। जिस भी टीचर का जो भी सब्जेक्ट, जो भी चीज देखना चाहें, आप वहां पे उस रेलेवेंट एरिया पे क्लिक करके जो जो फ्री मॉड्यूल्स हैं उनको देख सकते हैं। अच्छा जी सर, बीएलडी एफएआर और टेक्स्ट के साथ कॉम्बिनेशन सही है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो पहले 3 पेपर उठाते हैं लोग, तो एफएआर और जो टेक्स्ट है वो नॉर्मली कॉमन होता है, उसके बाद लोग बीएलडी और डाटा के अंदर कंफ्यूज हो रहे होते हैं, जिसने आज थोड़ा सा मुनासिब करना है वो डाटा कर लेता है, जो कहता है आज थोड़ा मैं चैलेंज ले लूं, क्योंकि आगे जब मैंने ग्रुप बी में जाना है तो ग्रुप बी के भारी पेपर होते हैं, तो कई लोग डाटा को छोड़ देते हैं और एफएआर टेक्स्ट और बीएलडी अभी उठा लेते हैं, ताकि अगली गो में वो दो भारी जो मैथ और सीपीआर उठाएं उसके साथ डाटा ऐड हो जाए, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो रिपोर्टिंग और टेक्स्ट इज सजेस्टेड लाजमी, और उसके बाद डाटा और बीएलडी के दरमियान आप पिक एंड चूज कर सकते हैं। सर अगर लेक्चर नोट्स बनाए साथ साथ, यस, अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो फिर तो सबसे प्यारी बात है ना, फिर तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। सर राइटिंग कॉन्सेप्ट समझकर अपने वर्ड में लिख सकते हैं जी, कुछ डेफिनेशंस आएंगी जहां आपसे मैं कहूंगा कि उसको हूबहू लिखना है, अदरवाइज आप हमेशा अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। सर इट्स स्लाइटली रेलेवेंट क्वेश्चन, और स्टूडेंट ने अपनी पूरी जर्नी वो की है। अब पता है कि अगर आप मुझे ईमेल कर देना तो मैं आपको ज्यादा स्पेसिफिक करूंगा, आप सबके सामने आपका इशू पढ़ना, उसके ऊपर बात करना, ये थोड़ा सा जरा अजीब सा होगा। कि आप मुझे ईमेल कर दें, मैं आपको पर्सनलाइज सजेशन दे दूंगा। मैंने कल भी बहुत सारे लोगों से ईमेल का कहा था, आज मैंने रात लेट तक बैठ के अपनी सारी ईमेल जीरो करनी है इंशाल्लाह, ताकि मैं सब लोगों को आंसर कर सकूं। एसबीआई नियर पेयर का कंपैरिजन मैंने बता दिया। सर इस अटेम्प्ट में कोई स्पेसिफिक चेंज सिर्फ कंपनी लॉ के लिए? कंपनी लॉ में एक लिस्ट है जो मैंने आईकेएफ को कम्युनिकेट की, और मैं बार बार उनके पीछे हूँ कि भाई ये चीजें माइनस करें, खासतौर पे चैप्टर 10 में कंसोलिडेशन वाला जो टॉपिक है मुझे बड़ा जहर लग रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो थोड़ी सी मिस अलाइंड है। आईकेएफ अभी जहां ज्यादा मसले थे, जैसे डाटा में बहुत बड़ा मसला था, उसके पीछे पड़े थे। अल्लाह करे इसकी बारी भी आ जाए और चीजें थोड़ी सी बेहतर हो जाए। सर स्ट्रेटेजी फॉर ग्रुप ए, क्या ये पॉसिबल है अगस्त में? देखें अगर आप हर दिन पढ़ रहे हैं, मैं वो ना वो वीडियो शेयर करूंगा जो बिगनर स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि मैं काम करता हूँ, मैं आप लोगों से वो लिंक शेयर करता हूँ जो बिगनर स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, और वो लिंक उस जगह से शुरू होगा 13 मिनट से, आपने आगे 16-17 मिनट मुझे ध्यान से सुनना, उधर मैंने छोटी छोटी सी चीजों पर बात की है। मैं एक दफा आपसे वो एग्जैक्टली वो लिंक शेयर कर देता हूँ। मुझे कहाँ जाना है, मुझे यहाँ जाना है। ये मैंने सबको सेंड कर दिया है, एक लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक करते हैं तो वो 13 मिनट से ऑनवर्ड शुरू हो जाता है। मैं नॉर्मली लोगों को, जो बिगनर स्टूडेंट्स हैं, जो सीए स्टार्ट कर रहे होते हैं, उनको गाइडेंस देता हूँ कि आपने कैसे लेके चलना है। तो ऐसे में इसमें वो सारी छोटी छोटी टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिससे आपको वो हल हो जाएगा। ये सब लोगों के पास लिंक आ गया, आप इसे कॉपी करके रख लें, वेबिनार खत्म होगा तो ये चैट बॉक्स भी खत्म हो जाएगा। अच्छा जी, हम चलते चलते पहुंचे हैं। सर काइंडली जो हर वीक टेस्ट होता है उसको डिस्कस भी करवाइएगा। जी बिल्कुल, वो डिस्कशन में भी आएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म इंशाल्लाह ताला 1 हफ्ते के फासले से अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि लोग कुछ टेस्ट देते देते लेट भी हो जाते हैं। सर मुझे वो 6 मंथ प्लान नहीं मिला जी, अभी मैंने थोड़ी पहले 3-4 दफा उस पर डिस्कशन किया, आपने थोड़ा सा शायद लेट ज्वाइन किया है। सर टोटल कितने आवर्स का फर्क एसबीआई और नियर पीयर वो मैंने बता दी है। सर नियर पीयर पे बीएलडी के कोर्स कितने आवर्स, ठीक है ये बात भी हो गई है।
सर मेरिट सर्टिफिकेट ले सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में, जी बिल्कुल मेरिट सर्टिफिकेट आप अभी भी ले सकते हैं, और अब तो चांस और बढ़ गए हैं भाई कि अपने हर सब्जेक्ट में 5-5 मेरिट सर्टिफिकेट कर दिए हैं। तो आई एम वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह ताला अगले जो रिजल्ट्स हैं उसमें हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरिट आएंगे इंशाल्लाह। सर पेपर सिलेक्शन क्या होनी चाहिए ऑटम के लिए? एफएआर, डीएसआर एंड बीएलडी, एफएआर, डीएसआर एंड टैक्स। एफएआर और टैक्स अच्छी ऑप्शन है, और फिर चूज करें असूलन डाटा और बीएलडी के दरमियान, नॉर्मली मतलब कैफ 1-2 उठाएं, 3 और 4 के दरमियान चूज करें। सर क्या बीएलडी के साथ एफएआर का कॉम्बिनेशन सही रहेगा? जी बिल्कुल, आप कई दफा लोग क्या करते हैं टैक्स स्किप कर देते हैं, डाटा एक छोटा पेपर है, एफएआर और बीएलडी भारी पेपर उठाए, एक छोटा पेपर उठा लिया, उससे ये वाली चीज कॉम्बिनेशन सेट हो गया, फिर आगे चले गए। फिर एक मशवरा ये है कि आप आईक्यूब का टाइम टेबल जरूर देखिएगा कि किस किस वक्त कौन सा पेपर है, आप उसको जब सामने रखते हैं तो आप थोड़ा सा जरा ज्यादा और कैलकुलेटिव डिसीजन ले पाते हैं। सर टोटल लेक्चर्स कितने हैं बी लॉ और सी लॉ दोनों के मिला के? तकरीबन तकरीबन 60 आवर्स के अंदर विद रिवीजन चीजें कवर हो रही होंगी इंशाल्लाह। रीसेंट कंपनी लॉ का पेपर आपके हिसाब से ज्यादा लॉजिकल था या सीम्स लॉजिकल था? सीम्स लॉजिकल ज्यादा था। सवाल बड़ा होने का ये मतलब नहीं है, ये सवाल बहुत पेचीदा हो गया। सवाल को जब गौर से पढ़ते हैं तो उसमें से काफी सीम्स लॉजिकल निकलता है, तो तकरीबन मैं उस पेपर में 2 सवालों को प्रॉपर लॉजिकल काउंट करूंगा, बाकी जिन्होंने याद किया हुआ था उन लोगों के लिए सहूलत थी। सर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग सीएमए के साथ बीएलडी का कॉम्बिनेशन ठीक है? जी अगर आप आगे बढ़ रहे हैं और आपने ग्रुप ए के बाकी कवर कर लिए हैं तो इस वक्त यही ऑप्शन है। मेरे पास फिजिकल इस वक्त बी लॉ के अंदर कम से कम 23 ऐसे एडमिशन हैं जिनका यही कॉम्बिनेशन है। अच्छा बीएलडी डीएसआर कैसा कंबो है? बीएलडी डीएसआर अच्छा कंबो है, लेकिन फिर टैक्स नहीं उठाना, फिर आर उठा एफएआर उठाना है। कोई इसमें वो नहीं है, ममानियत नहीं है, इसका एक दूसरे से कोई क्लैश नहीं है। सर का डेटा पास का एग्जाम दे दें देन कॉम्बिनेशन में बीएलडी कैसा है? डाटा पास के एग्जाम दे दें देन, सवाल थोड़ा सा मुझे नहीं समझ आ रहा, अगर आप एक दफा दोबारा से इसको रिपीट कर दें महविश, तो मैं जरा बेहतर समझ सकूंगा। सर आप इस रिकॉर्डिंग की समरी बता सकते हैं? वॉइस इश्यूज की वजह से बहुत मसला हुआ अभी तक। समरी मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों से, आप अगर वो व्हाट्सएप के ओवरऑल ग्रुप में है तो वहां पे मैं इसका लिंक शेयर करवा दूंगा रिकॉर्डिंग के बाद, ताकि अगर आपकी कोई चीज मिस हो गई है तो वहां पे भी देख सकते हैं। सर मेरिट सर्टिफिकेट के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? मेरिट सर्टिफिकेट के लिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा अर्ली टाइम है। एक दफा सेशन स्टार्ट हो, आप एक डिसेंसी डिसिप्लिन डेवलप कर लें 2-3 हफ्ते का। प्रॉब्लम ये कि भी सर पे ईद है इस वक्त, मैं अगर आपको बहुत संजीदगी समझाऊंगा और 3 दिन बाद आप जो है वो मतलब लुट मचा रहे होंगे और सड़कों पे घूम फिर रहे होंगे और जो है ना वो यशियां कर रहे होंगे, तो शायद इस वक्त थोड़ा सा अर्ली है। मेरे ख्याल में मार्च के एंड अप्रैल के स्टार्ट में किसी लाइव सेशन में आपने मुझे पकड़ना है, मैं फिर आपको एक पूरा फ्रेमवर्क बताने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, मेमोरी कॉर्नर का डाटा डन है। FAR1 टैक्स और BLD की जगह क्या रखें? फिर बेहतर यही कॉम्बिनेशन बनता है। FAR तो रखें, टैक्स और BLD में अगर आपने भारी करना है कॉम्बिनेशन तो BLD रख लें, और अगर लाइट रखना है तो टैक्स एक मुनासिब पेपर है। अच्छा जी, सर आईकेप की डेट शीट कब तक आएगी जो सब्जेक्ट पिक करना इजी हो जाए? आईकेप ने टेंटेटिव अनाउंसमेंट तो कर दी थी, आप अगर इस वक्त देखेंगे तो उन्होंने बताया हुआ होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बनेगा अगस्त का 17 गालबन बनेगा जिससे उनके एग्जाम स्टार्ट हो रहे होंगे। बल्कि एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास स्केड्यूल होगा। यस, 17 अगस्त से आईकेप के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि इस दफा नॉर्मल से 2 हफ्ते पीछे चले जाएंगे एग्जाम्स। फाइनली वाह, FAR BLD डाटा कैसा कॉम्बिनेशन है? अच्छा कॉम्बिनेशन है, यस, मतलब उसमें आपने टैक्स के बजाय डाटा उठा लिया तो ओके, वो भी मामला हल हो गया। तो FAR मैं सबको सजेस्ट करूंगा लाजमी उठाएं। फिर जिसने थोड़ा मुनासिब रखना है, थोड़ा सा अच्छा रखना है, तो वो BLD के साथ एक छोटा पेपर उठा ले, और जिसने थोड़ा लाइट खेलना है वो BLD को साइड पे कर दें और वो टैक्स, डाटा और FAR उठा लें। लेकिन FAR लाजमी उठाएं, उसके बाद आपने डिसाइड करें कि आपने हल्का खेलना है या आपने मुनासिब खेलना है। हल्का खेल इज वो 2 छोटे पेपर टैक्स और डाटा, और दरमियाना खेलना है, थोड़ा सा चैलेंजिंग रखना है तो FAR और BLD उठाने के बाद उन दो में से कोई एक उठा लिया। मोस्ट प्रोबेबली टैक्स इज अर्लियर चॉइस नॉर्मली।
यस, सारे सवाल आंसर हो गए। तो सर क्रैमिंग कैसे करनी है? बार-बार लिखें या बार-बार याद करें? नहीं, वो जो मैंने आपसे कहा ना, आप अपना लिखें, खुद से लिखें अपने रजिस्टर में। आपने उस अपने लिखे हुए रजिस्टर को बार-बार दोहराना है, फिर मेरी किताब नहीं पढ़नी है, अपनी हैंड राइटिंग को देखना है, तो आपकी रिटेंशन थोड़ी-सी बेहतर रहेगी। डन। मेरे ख्याल में फिर इसका वॉल्यूम मुनासिब रखते हैं। हम लोगों ने तकरीबन सवा घंटा स्पेंड कर लिया है और हमने एक अच्छी थॉरो डिस्कशन कर ली है। हमने सिलेबस को समझ लिया है, हमने एक ओवरऑल चीजें समझ ली हैं, स्केड्यूल देख लिया है। उस स्केड्यूल के मुताबिक इंशाल्लाह चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप मौजूद होते हैं, वहां पे डिस्क्रिप्शन में एक-एक करके चीजें शेयर होंगी। एक चीज ध्यान में रहे कि अब ना पढ़ें, खुदा के लिए 3-4 दिन बाद ईद वाले मामलात हैं। इस वक्त ओरिएंटेशन जल्दी करने का मकसद ये था कि अब ईद के बाद जिस वक्त जागे और आप कहें हो अभी तो ओरिएंटेशन होगी, फिर क्या होगा? मैं ओरिएंटेशन इस वक्त करके और ये ओरिएंटेशन आपके पास अपलोड हो जाएगी फर्स्ट मॉड्यूल में, और उसके बाद फिर दिस इज रिकमेंडेड कि आपने आना है और आपने पढ़ना है इंशाल्लाह ताला, इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह से यहाँ सामने 2 मेरिट सर्टिफिकेट इन सिंगल अटेम्प्ट्स लिखा हुआ है, अल्लाह करे अगली दफा 5 मेरिट सर्टिफिकेट इन सिंगल अटेम्प्ट लिखा हुआ नजर आ रहा हो, तो मजा आ जाए कि जितने भी स्टूडेंट्स के मेरिट हैं, अगर हम अपने स्टूडेंट्स को ही उसमें कवर करें तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। तो ये एक अवार्ड विनिंग कोर्स है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मेरी कोई तारीफ नहीं है, मैंने अपने तरीके से दिल से कोर्स रिकॉर्ड किया है, लेकिन उसी कोर्स में कुछ लोग फेल भी हो जाते हैं। दिस इज ऑन यू। अब आपने डिसिप्लिन से सिस्टमैटिक वे से चीजों को लेके चलना है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इंशाल्लाह चीजें कवर कर सकते हैं। तो बहरहाल अपना सर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस लेना जरूरी है। एक दफा एक काम करता हूँ, मैं आपको ना कोर्स की शक्ल दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। इसको मैं स्क्रीन यहाँ से देख करता हूँ। नहीं जी, आपके सामने स्क्रीन आ रही है, वो स्क्रीन में मेरा इनबॉक्स 98, मैं 100 से नीचे ला चुका हूँ उसको। इंशाल्लाह ताला ये सुबह तक इसे जीरो करना है। अच्छा खैर, हम आते हैं ये नियर पियर। मैं कहाँ गया? चले खैर, ये आप नियर पियर पे गए सीए, आपने सीए पे क्लिक किया। आप चाहें तो शॉर्टकट में कैफ सीफैप पीआरसी कैफ पे सिलेक्ट करें तो आप डायरेक्ट कैफ के उसमें आ गए। कैफ 1 2 3 चलते 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 एक बड़े शरीफ आदमी, ये जी बीएलडी शरीफ आदमी, फॉर एग्जांपल ये स्टूडियो मोड, मैंने इस पे क्लिक किया, 15,000 पे काटा लग के 6,000 हुआ है। मैंने आपको बताया था कि कुछ बीच बीच में फ्री मॉड्यूल होते हैं, जैसे स्टार्टर पैक फ्री, इसी तरह से ये देख रहे हैं मॉड्यूल 6 अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न फ्री, इसी तरह से मीटिंग एंड रेजोल्यूशन फ्री। कुछ के कोर्स में 2-3 फ्री होते हैं, कुछ में जरा कम चीजें फ्री होती हैं। अब आप पहुंचेंगे, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मॉड्यूल 13, जहां से हमने पढ़ना स्टार्ट करना है, ऑफर एक्सेप्टेंस एंड एडवोकेशन। हर मॉड्यूल जब आप ओपन करते हैं तो आपको 3 फोल्डर नजर आएंगे, एक उस चैप्टर के लेक्चर्स, फिर एक फास्ट ट्रैक रिवीजन और एक एफएक्यूज। अब ये लेक्चर्स का क्या मतलब है? लेक्चर्स का मतलब है कि हमने छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स में चीजों को चंद चंद मिनट्स में डिस्कस किया हुआ है, बिट साइज लर्निंग कस्टमाइज, इसमें आपको वो लेक्चर मिलते हैं। देन अगर पूरे चैप्टर को करने के बाद दोबारा कभी किसी एक टाइम पे आपने तेजी से एक वीडियो में रिवाइज करना है, तो ये फास्ट ट्रैक रिवीजन है, चैप्टर 2 विद पास्ट पेपर। आपको इसमें रिवीजन भी मिलती है और पास्ट पेपर्स भी मिल जाते हैं। देन एफएक्यू, ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनली रेलेवेंट इफ यू हैव सम क्यूरीज। अगर आपकी कुछ क्यूरीज हैं तभी ये रेलेवेंट है, अदरवाइज नहीं। चैप्टर 2 करने के बाद अब आपके जहन में कुछ सवाल आए, आपने कहा व्हाट्सएप में डालो, लोग हंसेंगे नहीं हंसेंगे, आप यहाँ आ गए और यहाँ छोटे छोटे, व्हाट इज मीनिंग ऑफ टेंडर, इज डिस्प्ले ऑफ एन प्रोडक्ट एंड ऑफर, इज एडवर्टाइजमेंट एंड ऑफर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वर्ड एब इनिशियो, इज मीनिंगलेस कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, छोटे छोटे से सवाल जो एक चैप्टर के बाद लोगों के जहन में आते हैं, मैंने उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई होती हैं। हर जगह इतनी ज्यादा नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप इधर आएंगे पार्टनरशिप के अंदर, तो आपको
सिलेक्टेड वीडियोस नजर आएंगी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो एफएक्यू में आपको कुछ वीडियोस नजर आती हैं। एफएक्यू रेलेवेंट नहीं है, कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, कुछ जरूरी नहीं है आप लोगों के लिए। मैं एक दफा जरा दोबारा से कंट्रोल दूसरे वाले सिस्टम को दे दूं। तो बेसिकली ये एक ओवरऑल थीम है, ये ओवरऑल एक पैटर्न है जो मैंने आप लोगों से शेयर किया, और आप लोगों को मैंने इसलिए वो पैटर्न भी दिखा दिया कि चीजें किस तरह से हैं। सर नियर पीयर पर डेमो एक्सेस फ्री कर दें एक डे के लिए, ताकि हम डेमो लेक्चर्स ले सकें। डेमो वहाँ फ्री है बहन, आप वहां पे जाएं, उसे वो करें, ज्यादा से ज्यादा वो आपसे कहेंगे कि ऐप में ओपन करें। अदरवाइज वहां पे जो फर्स्ट मॉड्यूल और उसके अलावा भी चीजें फ्री हैं। बहरहाल मैं आपकी फरमाइश मुख्तलिफ टीचर्स तक पहुंचा दूंगा और उनसे मैं कहूंगा कि अपनी एक दो और मॉड्यूल्स फ्री कर दें, ताकि लोगों के लिए जरा ज्यादा एक रीजनेबल एक एक्सपीरियंस हो जाए। सर मॉड्यूल की वीडियो भी प्ले कर दें। नहीं जी, स्टूडेंट ने कहा जी आप ये प्ले करके दिखाएंगे, अब मुझे दोबारा वहां जाना पड़ेगा। मेरा सिस्टम इस वक्त एडमिन मोड पे है, या एडमिन मोड पे है, तो उससे क्या होगा कि मेरा दूसरा अकाउंट लॉगिन है, वो फिर मुझे वहां से लॉग आउट करवाएगा, फिर वो मुझे कहेगा कि ऐप वाली जगह से दोबारा से लॉगिन करें। फिर भी स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आप मुझे सामने ईमेल नजर आ रही है आतिफ आपकी एफसी, आप मुझे अपना वो प्रॉब्लम की स्क्रीनशॉट भेजें, मैं फौरन से टीम से बात करूंगा, वो आपके पीछे पड़ के आपको अच्छी तरह से बता देंगे कि कहाँ से लिंक है, किस तरह से है, और क्या वो है, जो जो प्रॉब्लम्स होंगी वो आपको रिजॉल्व कर देंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने बोला बीएलटी के कंप्लीट लेक्चर 60 हैं, नियर पीयर में भी और सीलॉ के अलग अलग 60 लेक्चर्स हैं जी। अगेन ओवरऑल बीलॉ सीलॉ कंबाइंड हो के इसकी लेंथ अलोंग विद रिवीजन तकरीबन आपको 60 प्लस आवर्स की मिल जाती है। अदरवाइज पहले तो ये दोनों जुड़ के और रिवीजन हटा के मुनासिब होते थे। अब वो दोनों जुड़ने के बाद उसमें से कुछ चीजें माइनस होने के बाद कुछ चीजें ऐड होती हैं, तो ये इसकी वो चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल मेरे लाइव सेशन बीच बीच में ऐड होते जाएंगे तो उसकी लेंथ बढ़ती चली जाएगी। अगेन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी वीडियो के काउंट में आ रहे हैं, लेकिन अगर आपने जिंदगी में एक भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नहीं देखा तो भी ओके है, क्योंकि आप साथ साथ चीजों को लेके चल रहे थे और वो आंसर हो रहे थे, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया मेरे ख्याल में। अब हमारे मैक्सिमम सवाल एड्रेस हो गए हैं। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि कोर्स के अंदर मुलाकात हो। याद रहे ईद के बाद वाले मंडे को छोड़ के ऑनवर्ड हर मंडे में शाम 6 बजे लाइव सेशन में लिंक हमेशा शेयर हुआ करेगा। मैं यहीं पे बैठा हुआ हूँ, आपके सवालों के भी जवाब दे रहा हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में टीम मेंबर्स भी मौजूद होंगे। स्केड्यूल मैंने आपसे शेयर की है, तो एक सिस्टमेटिक वे में अच्छे तरीके से इंशाल्लाह पढ़ना शुरू करते हैं तो आपको मजा आएगा और यू विल एंजॉय। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। घर वालों से दुआएं जरूर लीजिएगा। ईद पे घर वालों की खिदमत करनी है, कोशिश करनी है कि आप भरपूर टाइम दें उन्हें। उसके बाद जब पढ़ाई की तरफ आना है तो घर का एक डेडिकेटेड कोना आइडेंटिफाई कर लें कि यहाँ में बैठना है, यहाँ बैठ के पढ़ना है। और घर वालों को पता होगा जब ये इस कॉर्नर में है हमारा बेटा बेटी, तो वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अल्लाह करे आप लोग सिस्टमेटिक वे में पढ़ के अगले मेरिट सर्टिफिकेट्स के लिए एलिजिबल हो सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है क्लासेस में।